अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। मेरा नाम है यूसरा एजाज खान। उम्मीद है कि हमारे सारे देखने वाले खैरियत से होंगे और हमारे शो को देख रहे होंगे, रोज़ाना एंजॉय भी कर रहे होंगे नाश्ते के साथ या ऑफिस जाते हुए या घर के काम करवाते हुए या करते हुए। उसी के साथ आज का हमारा शो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग सोशल मीडिया के हवाले से बात कर रहे हैं। और जैसे आपको पता है कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है दैट कैन मेक और ब्रेक अ पर्सन। हमने थोड़े ही टाइम में काफ़ी सारे ऐसी पर्सनालिटीज़ देखी हैं जिनको या तो सोशल मीडिया ने बनाया है या सोशल मीडिया ने उनकी पर्सनालिटी को ख़राब किया है। और इसी तरीके से सोशल मीडिया ने ई शॉपिंग और इस तरह की चीज़ें जो इंट्रोड्यूस की उससे काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदे हुए हैं। काफ़ी सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो घर बैठे ही चल गए हैं। तो सोशल मीडिया के बारे में जब बात कर रहे होते तो एक डाइकोटमी है। कई जगह उसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं लेकिन कई जगह उसके नुकसानात भी नज़र आते हैं। तो आज हम यही एनालाइज़ कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के जनरली अगर सही तरीके से यूज़ नहीं हो रहा हो तो क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हैं, और इन्हीं अगर नुकसानात हैं तो उनको कैसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं और किस तरह उनके फ़वाइद से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसी के साथ आप लोगों को काफ़ी यूनिक सोशल मीडिया सर्विसेज जो पाकिस्तान में हमें मिल रही हैं जिनके बारे में शायद पता नहीं हो आप लोगों को, उसके हवाले से भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस देंगे। तो विदाउट मच अडू शुरू करते हैं हम आज का प्रोग्राम। हमें ज्वाइन किया है नबील ने फ्रॉम एडवांस। अस्सलाम वालेकुम नबील, कैसे हैं आप? अच्छा, नबील जो हैं वो मास्टर्स इन रोबोटिक्स है फ्रॉम साउथ कोरिया। ही हैज़ वर्कड एज अ रिसर्चर। और बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नबील इज़ एन एडमिन ऑफ अ सोशल नेटवर्क जो कि 4.5 लाख पाकिस्तानी लोगों की एक कम्युनिटी है जो कि प्रमोट कर रहे हैं रिसर्च इन पाकिस्तान। और इज़ इट अ सोशल मीडिया बेस्ड कम्युनिटी? फेसबुक के ऊपर एक क्लोज ग्रुप है और ऑब्जेक्टिव उसका यही था स्टार्ट करने से पहले। एक्चुअली 2007-2008 में स्टार्ट हुआ था ग्रुप। और स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं या यहाँ पे रिसर्च के तौर पे कोई काम करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, तो उनको हेल्प कैसे की जा सके। तो दैट वाज द इंटेंशन। एंड रिसेंटली ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी रिसर्चर हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, वो उस फेसबुक ग्रुप पे कनेक्टेड है। सही। नबील के साथ हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद बाकर ने एंड ही इज़ द CEO ऑफ एडलैब। एक ये टीचर ट्रेनिंग फर्म है। और एडलैब के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि क्योंकि इस तक जैसे जो मुझे आपने जिस तरह बताया इंट्रो में, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सोशल मीडिया से इसका लिंक कैसे। बिल्कुल, देखिए टीचर्स ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है हमारी। हमने 2016 में स्टार्ट किया और हमने एक सर्वे किया स्कूल्स में, ख़ास तौर पे कराची के जो स्कूल्स हैं, ख़ास तौर पे प्राइवेट स्कूल्स, उनमें जो टीचर्स हैं वो क्वालिफाइड तो ज़रूर हैं लेकिन उनमें ट्रेनिंग का फुकदान है, यानी वो तरबियत याफ्ता नहीं है। और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि टीचर्स में अवेयरनेस पैदा करें कि क्वालिफ़िकेशन जो है वो सिर्फ काफ़ी नहीं होती। जब आप बात करते हैं स्टूडेंट्स पे काम करने की और एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करने की जो खुदा का बनाया हुआ है, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली जो है वो अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है ताकि आप बच्चों को अच्छी तरीके से और एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक नस्ल तैयार कर सकें। तो हम काम कर रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग पे कि टीचर्स को ट्रेन किया जाए टेक्निकली और सॉफ्ट स्किल बेस्ड ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके लिए हम सोशल मीडिया पे भी डिफरेंट कैंपेन्स करते हैं कि टीचर्स को अवेयरनेस मिले, स्कूल लीडर्स को ये अवेयरनेस मिले कि ट्रेनिंग जो है वो कितनी नेसेसरी है किसी भी टीचर के लिए, चाहे वो एक बिल्कुल फ्रेश टीचर हो जिसने भी रिसेंटली स्कूल को ज्वाइन किया हो, या एक टीचर अपने आप को अपडेट रखना चाहता है जो बहुत चेंजिंग ट्रेंड्स हैं एजुकेशन के उस हवाले से। ठीक है। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे ताकि अगर आप लोग इनको अप्रोच करना चाहते हो किसी भी किस्म से, इनकी ऑर्गेनाइजेशन से कोई फ़ायदा अपने लिए लेना चाहते हो या इनकी किसी तरह मदद करना चाहते हो, तो एक डायलॉग क्रिएट हो जाए, आप लोग कर सकें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इतना बड़ा काम कोई कर रहा है फॉर दिस कंट्री, तो थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए हमारी आवाम को ताकि हमें पता चले कि पाकिस्तान में तो कितना टैलेंट भरा हुआ है और किस किस तरीके से लोग दूसरों को मदद करें, एज ए कम्यूनिटी काम करें, एक दूसरे को बेनिफिट करें। तो विद दैट, अगर सोशल मीडिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और आज हम कोशिश करें कि सोशल मीडिया के नुकसानात और फ़वाइद को डिस्कस करें, तो सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि जैसे अगर सोशल मीडिया की हम लोग रेवोल्यूशन देखें तो पुराने ज़माने में नहीं, लाइक तो हम लोग सब छोटे होते थे तो ऑर्किड का ज़माना था, सब ऑर्किड यूज़ कर रहे होते थे। ऑर्किड के बाद फेसबुक आया, फेसबुक के बाद वो उन्होंने फेसबुक पेजेस एडवर्टाइजिंग शुरू हुई। तो किस तरीके का आप लोगों को मार्केट चेंज जो है ना वो समझ आ रहा था? जी नबील। देखिए, इस चीज़ में मार्केट चेंज में एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ कि हम यहाँ पे इस रूम के अंदर 3 से 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। होता ही है कि जब हम फिज़िकली हम एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन अगर मैं ये जानना चाहूँ
कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं या आपका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, तो एक कन्वर्सेशन डायलॉग करने होता है। और नॉर्मली क्या होता है, जब आप पहली मीटिंग में होते हैं तो ये चीज़ मुश्किल होती है। सोशल मीडिया ने क्या किया, एक्चुअली इस चीज़ को चेंज कर दिया। सोशल मीडिया में क्या होता है कि आप जाते हैं, ठीक है, और लाइक माइंडेड लोगों को आपको देखना, उनसे कनेक्ट होना रिलेटिवली ईजी हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह से बिजनेसेस को जो वहाँ पे सपोर्ट मिल रही है, फॉर एग्जांपल बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिन्होंने अपने फेसबुक पेजेस बनाए हुए हैं, ठीक है, और वो अपने जो भी चीज़ बना रही हैं घर पे बैठ के, वो पूरे पाकिस्तान या ऑल ओवर द वर्ल्ड भी सेल कर रही हैं, ठीक है। बिल्कुल। ये चीज़ उससे पहले पॉसिबल नहीं थी, ठीक। तो इस सोशल मीडिया ने ऐसा कनेक्ट कर दिया, और सिर्फ ना सिर्फ बिजनेसेस बल्कि अवेयरनेस के बारे में भी। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी, पहले हम सिर्फ सुनते थे और वो मीडिया के ज़रिए सुनते थे। मीडिया जो पिक्चर दिखाता था वही लोग देखते थे, उसे सच समझ लेते थे। इसी वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ दूसरे कंट्रीज़ के बारे में एक नेगेटिव इंप्रेशन लेते थे। सोशल मीडिया के बाद क्या हुआ कि अब फर्स्ट हैंड नॉलेज, जो यूएस में बैठा हुआ है और मैं यहाँ बैठा हूँ, तो उसे फर्स्ट हैंड नॉलेज मेरे बारे में मिल रही है मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल से, तो उसका परसेप्शन अब चेंज हो रहा है। इसी तरह से यहाँ से बैठा हुआ बंदा जो दूसरे किसी कंट्री में है, इंडिया में फॉर एग्जांपल, तो उसके बारे में उसका परसेप्शन चेंज हो रहा है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो ये चीज़ें नहीं हो पाती, और हो सकता था कि मीडिया सिर्फ लोगों को जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हर कंट्री का, वो लेके जा सकता था। तो ये बहुत बड़ा चेंज है जिसने सोसाइटी को समझ ले डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। उसके अलावा भी अगर हम लोग सोशल मीडिया के बारे में बात करें तो जिस तरीके से नबील जो हैं वो एक क्लोज़ कम्युनिटी रन करें, इस तरह दीगर लोग हैं जो क्लोज़ कम्युनिटीज़ रन कर रहे हैं। फूडीज़ आरएस एक नाम है, जैसे एक क्लोज़ कम्युनिटी है फॉर एवरीवन जो कि खाना वगैरह एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अलग अलग किस्म के, जिन्होंने डिफरेंट किस्म के फूडीज़ को कनेक्ट किया हुआ है, और वहाँ पे रेस्टोरेंट रिव्यूज़ और इस तरह की चीज़ें होती हैं। और वो तो इस हद तक बढ़ गई है कि वो कम्युनिटी ग्रो होते 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 तो अब तो वो अपना एक फूड फेस्टिवल भी कराते हैं। एंड उसी के साथ साथ फिर हमारे पास सोल सिस्टर्स है जो कि कबल रन कर रही हैं, जो कि एक बड़ी फेमिनिस्ट बेस्ड एक कम्युनिटी है। एंड देन दिस रबिया जो कि अपना भी एक रन करी। तो इस तरह के हमें जब हम लोग देखते हैं तो ये क्लोज कम्युनिटीज़ भी जो होती हैं ना, तो ये बड़ी सपोर्टिव हो जाती हैं एक दूसरे के लिए। और यही होता है कि एक नॉलेज किसी एक बंदे को कुछ पता होता है, फिर वो शेयर करता है, फिर वो आगे 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 बढ़ती रहती है, और इसी तरह जो है ना वो चीज़ें हमारी बढ़ रही होती हैं विद दैट। अच्छा जी बाकर, जिस तरह आप ट्रेनिंग के बारे में जो बात कर रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा रन थ्रू करें कि ये सॉफ्ट स्किल्स वगैरह डेवलप कराने किस तरीके से आप लोग रिकग्नाइज़ करते हैं, और जैसे कि आपने सोशल मीडिया का रोल जो आप मेंशन कर रहे थे कि होता है, तो वो भी थोड़ा मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा कि हाउ डज़ इट वर्क, और सोशल मीडिया का किस हद तक रोल है आपके काम में। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नबील को सेकंड करूंगा, जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो SMEs कहलाती हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ऐसी कुछ कंपनीज़ जो छोटे लेवल पे काम कर रही हों या दरमियाने सतह की कंपनीज़ हों, उनको यानी स्टार्टअप के तौर पे उनके पास बहुत ज़्यादा जो है वो इनिशियल फंडिंग नहीं होती, तो वो चाहते हैं कि बजाय इसके कि हम टेलीविज़न पे एडवर्टाइजमेंट दें या अखबारों में दें, हम सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ को एडवर्टाइज़ करें। और दूसरा जो बड़ा फ़ायदा होता है कि आप टारगेट ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, यानी मासेस में गए बगैर, बजाय इसके कि हर शख्स आपकी चीज़ तक उसकी अवेयरनेस रखे, आप सिर्फ उस ऑडियंस को टारगेट करते हैं जो एज लेवल वाइज या जो इंटेलेक्चुअल लेवल वाइज या किसी भी हवाले से आप उसमें फेसबुक पे या सोशल मीडियाज़ पे आप उस चीज़ को फ़िल्टर करते हुए अपने टारगेट ऑडियंस तक अप्रोच कर सकते हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से ज़्यादा अहम और एक बड़ा फ़ायदा है एज़ कम्पेयर टू जो अदर मीडियम्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। दूसरा, ट्रेनिंग की फील्ड में ख़ास तौर पे यानी जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसमें हम स्पेशली स्कूल्स यानी कि ख़ास तौर पे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन तक ये अवेयरनेस पहुंचाते हैं कि उनके टीचर्स के लिए किस तरीके से ट्रेनिंग जो है वो इम्पैक्टफुल है। कोई भी चीज़, कोई भी स्कूल ओनर हो या ट्रस्ट बेस्ड स्कूल हो या कोई फाउंडेशन हो, वो ये देखना चाहते हैं कि उनके उस इवेंट कराने से या वो प्रोडक्ट बाय करने से उनके स्टूडेंट्स पे क्या इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है, वो इम्पैक्ट भी हम उनको सोशल मीडिया के ज़रिए अवेयर करते हैं कि ट्रेनिंग जो है वो वैसे तो एक नॉन टेंजिबल चीज़ है। ये समझा जाता है कि ट्रेनिंग जो है वो एक ज़बानी जमा खर्च का नाम होता है, और कुछ लोग आते हैं वो पब्लिक को हंसाते हैं, रुलाते हैं, तालियां बजवाते हैं और चले जाते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ट्रेनिंग इज़ बेसिकली अ साइंस, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टीचर की टेक्निकल स्किल्स को क्रिएट करने से मुताल्लिक़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक टीचर किसी स्कूल को ज्वाइन करता है और उसकी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है, मसलन उसने MSc केमिस्ट्री किया हुआ है, अब अप्लाइड केमिस्ट्री में मास्टर्स करना इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि उसको पढ़ाना भी आता है, या वो लेसन प्लानिंग भी जानता है, या वो
क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना भी जानता है या वो असेसमेंट टेक्निक्स भी जानता है। ये चीज़ें जो हैं इसके लिए एक फ़र्दर क्वालिफिकेशन होती है, इसको हम बीएड कहते हैं। और गवर्नमेंट के स्कूल्स में ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जब तक बीएड नहीं करेंगे तो वो टीचर्स को हायर नहीं करते। लेकिन प्राइवेट स्कूल में ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है, तो उसको हम इस तरह से जो है वो कोप अप कर सकते हैं, ट्रेनिंग के जरिए से वो कमी को दूर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा बाकर, सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, क्योंकि मेरे जहन में फिर एक ख्याल आता है कि ये जो आपने बीएड के बारे में बात की, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में भी क्या गारंटी है कि उन लोगों ने बीएड किया हुआ होता है? क्योंकि जितनी इनएफिशिएंसी हम लोग अपनी गवर्नमेंट सिस्टम में देखते हैं उतनी प्राइवेट सेक्टर में नहीं देखते। इसके बारे में मैं आपका जवाब ज़रूर लूँगी, लेकिन ब्रेक के बाद। उसी के साथ हमें जाना एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक में। देखते रहिए जियो उठा पाकिस्तान। ऑलराइट, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान और आज हम सोशल मीडिया के फ़वाइद और नुकसानात के बारे में बात कर रहे हैं। एंड मेरा ब्रेक पे जाने से पहले जो आपसे सवाल था कि जो इनएफिशिएंसी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग देखते हैं, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जब स्कूलिंग स्पेसिफिकली जब देखा जाए तो बहुत ही इफेक्टिव है, एफिशिएंट चल रही हैं कंपेयर टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसको फिर आप लोग किस तरीके से टारगेट करेंगे अगर ये प्रॉब्लम है? बिल्कुल, देखें इस चीज़ में होता ये है कि गवर्नमेंट के, क्योंकि ओवरऑल ये एक कंट्री का हमारे इशू है कि उसमें इनएफिशिएंसीज़ हैं, और वो सिर्फ एजुकेशनल सेक्टर में नहीं है, वो दीगर सेक्टर्स के अंदर भी हमें नज़र आता है। तो उसी का ये इफ़ेक्ट है कि बीएड के बावजूद भी टीचर्स में वो क्वालिटी नहीं होती। अच्छा, बीएड टीचर्स जो हैं जिन यूनिवर्सिटीज़ से करते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में वो क्वालिटी नहीं होती, तो उसके लिए थोड़ा सा जो मसाइल हैं वो यूनिवर्सिटी की जो तालीमी निज़ाम है या जो उनकी असेसमेंट का तरीक़ाकार है उसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं। फिर करप्शन जो है वो एक बहुत बड़ा दुश्मन है हमारी तालीमी निज़ाम का, वो हमें हर सेक्टर में नज़र आता है। तो बहरहाल वो चीज़ें मौजूद हैं। उसका जो काउंटर किया जा सकता है इस चीज़ की इनएफिशिएंसी को, उसका तरीका यही है कि कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अप्रोच जो है वो इंट्रोड्यूस करानी चाहिए, चाहे सीनियर टीचर्स हों, चाहे स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल्स हों, और या बिल्कुल नोवाइस टीचर्स हों। उन सब के लिए ये ज़रूरी होना चाहिए कि उनको एक सर्टेन पीरियड के बाद एक ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए, जिसके बाद उनको क्लास में पढ़ाने की इजाज़त हो या वो कंटिन्यू करने के लिए एलिजिबल हों। ओके, एब्सोल्युटली। उसी के साथ नबील, अगर हम सोशल मीडिया के बारे में बात करें तो जिस तरह एक तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि फेसबुक के आने से एक सोशल मीडिया की रेवोल्यूशन आई और फिर उसके बाद लोग इसकी तरफ और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आए। आपने कब डिसाइड किया था कि आपको ये कम्युनिटी एक बनानी है, क्लोज कम्युनिटी बनानी है? और क्योंकि कुछ भी सोशल मीडिया पे करना या स्टार्ट करना इट्स नॉट ईजी, तो किस किस्म के मसाइल आपने फेस किए थे? अच्छा देखें, स्टार्ट ऐसा हुआ था स्टार्ट तो मेरे ज्वाइन करने से पहले हुआ था, लेकिन हुआ यह था कि जब मैं मास्टर्स करने जा रहा था साउथ कोरिया, तो वहाँ पे जाते वक्त एक बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मुझे यही नहीं पता था कि कौन कौन से कंट्रीज़ में मैं जा सकता हूँ, क्या ऑप्शंस हैं अवेलेबल, स्कॉलरशिप कैसे मिलती हैं, क्या क्राइटेरिया होता है जिसे देखना चाहिए। ऑप्शन जो था मेरा उस टाइम ये था कि मैं कंसल्टेंट्स के पास जाऊँ, कराची के अंदर जो कंसल्टेंट बैठे हुए हैं उनके पास, एजेंसीज होती हैं। अब इनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम उस टाइम पे अभी भी है, वो ये है कि बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। बिल्कुल चार्ज, ठीक है, सर्विसेज है वो चार्ज करें, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, वो स्टूडेंट्स को मिसगाइड बहुत ज़्यादा करते हैं। तो वो प्रॉब्लम मैं लकी इस वजह से रहा कि कुछ मेरे सीनियर्स हैं NED यूनिवर्सिटी के जो बाहर थे, तो उनसे मैंने गाइडेंस ली, तो उन्होंने मुझे एक प्रॉपर डायरेक्शन दिखाई कि आप इसे इस तरह से मूव करें। जो उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था वो उन्होंने मुझसे शेयर किया। तो जब मैं साउथ कोरिया चले गया, फिर उसके बाद काम करने लगे, तो उस टाइम पे मुझे स्कॉलरशिप नेटवर्क का पता चला, वो रिसेंटली स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे जी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था स्कॉलरशिप नेटवर्क पे एक्चुअली बनाने का, कि वो स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या वो बाहर मास्टर्स के लिए या अंडरग्रेड के एक्सचेंज प्रोग्राम पे बाहर जाना चाहते हैं, तो उनको फर्स्ट हैंड नॉलेज दी जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी एक यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ हूँ और एक पाकिस्तानी स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी में मास्टर्स या PhD करने आना चाह रहा है, तो मैं उसको कैसे गाइड कर सकूँ। तो दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो हमने क्या सोचा कि जो बाहर लोग मास्टर्स और PhD कर रहे हैं, उन लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को कनेक्ट कर दिया जाए जो पाकिस्तान में बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। उससे होगा ये कि जो US में MIT, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड टाइप की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, वो जब सुपरवाइज़ कर रहे होंगे इन स्टूडेंट्स को, तो होगा ये एक ब्रिज कम हो जाएगा, उनकी क्वालिटी ऊपर हो जाएगी, तो हमारी ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली।
जब ये पूरी चीज़ का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया तो उस टाइम बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि क्यों लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे फॉर नो रीज़न, क्योंकि ये वॉलंटियर बेसिस के ऊपर था सारी चीज़ें। तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो बड़ा मजाक उड़ाया। डॉक्टर वकार बेग हैं जिन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अभी तक समझ लें कि बहुत पूरी एफर्ट्स पुट इन कर रहे होते हैं उस चीज़ को लेकर। मुझे लगा कह रहे डॉक्टर वकार बेग हैं जिन्होंने तो बहुत ही कोशिश की थी कि किसी तरीके से ख़त्म हो जाए क्योंकि आप नेगेटिव कॉनिटेशन में बात कर रहे थे। तो डॉक्टर वकार बेग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट इन की हुई है स्कॉलरशिप नेटवर्क के ग्रुप पे। जो लोग अगर मुझे अभी यहाँ पे देख रहे हैं और स्कॉलरशिप नेटवर्क को ज्वाइन किया हुआ है, दोनों डॉक्टर वकार बेग कौन है। तो हुआ ये कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा, जैसे नॉर्मली होता है कि लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कंटिन्यूस एफर्ट्स के पुट इन करने के बाद ये हुआ कि जब लोगों को फ़ायदा नज़र आना शुरू हुआ और वो लोग जो उस स्कॉलरशिप नेटवर्क की वजह से बाहर जा पाए आसानी के से और स्कॉलरशिप उन्होंने अवेल की, मास्टर्स, अंडरग्रेड या PhD की, तो फिर उन लोगों ने उनके जहन में ये हो कि अब हमें पे बैक करना है सोसाइटी को कि हमें इस ग्रुप ने वो किया था, तो अब हम बाहर जा चुके हैं, तो अब दूसरा कोई न्यू स्टूडेंट अगर आना चाह रहा है तो हम उसे टाइम दें। तो कम्युनिटी अल्लाह का शुक्र बहुत ज़्यादा ग्रो हो गई है और यही सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है। आप देखें ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक फर्स्ट हैंड नॉलेज मिल रही है। MIT में जो बंदा बैठा हुआ है, हार्वर्ड में बैठा हुआ है, अगर पहले इससे पहले देखें तो अभी भी कंसल्टेंट को अगर आप जाके बात करें कि भाई मुझे मास्टर्स करने जाना है, तो आपको जो है वो कनाडा का एक तो ख्वाब दिखाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ख्वाब दिखाएगा और आपको जो है 80-90 लाख का एक नुस्खा पेश कर देगा कि ये चीज़ आपने देनी है। तो उस चीज़ को हमने पूरा समझ लें सोशल मीडिया के बदौलत ही कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। ऑन दैट नोट हमारे पास है एक कॉल, देखते हैं कि हमें शो पे किसने ज्वाइन किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शागुल सिद्दीकी फ्रॉम लाहौर। वालेकुम अस्सलाम शागुल, कैसी हैं आप? काफ़ी दिनों से गायब थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जी। और आप भी तो गायब थी। मैं कहाँ गायब थी, मैं तो रोज आ रही थी। अच्छा, फिर हम लोग चले गए बच्चों को नॉर्दर्न एरियाज लेके, बस खुद गायब हो तो फौरन मेरे ऊपर इल्जाम। आप भी तो गायब थी। नहीं, उन दिनों आप गायब थी, जब तक मैं देखती रही हूँ तब तक आप गायब थी, उसके बाद हम गायब हो गए। अच्छा, पता नहीं कौन से टाइम की बात कर रही हैं, बट ठीक है। आपके बहुत ज्यादा रिपीटेड शोज लगते रहे हैं। अच्छा, और फिर बच्चों की वेकेशन थी, विंटर वेकेशन, तो हम लोग अपने वतन चले गए। अपने वतन चले गए? कहाँ गए थे? अपने शहर चले गए, मानसेहरा गए। ठीक ठीक ठीक। चले, उम्मीद है आपकी वेकेशन अच्छी गुजरी होगी। कुछ कहना चाहेंगे टॉपिक के हवाले से? और मैंने अभी लाइट आई है तो देखा है, मुझे नहीं पता टॉपिक क्या है, लेकिन आप बहुत प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह, और बस दिल से दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह आपको बहुत तरक्कियां, कामयाबियां और जो आप चाहती हैं उससे बढ़ के अल्लाह ताला आपको दे। अरे थैंक यू सो मच शागुल, बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी सारी दुआएं मुझे सुबह सुबह दे दी। थैंक यू सो मच। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो ये जिस तरह कि आप बता रहे थे कि आपने ये प्लेटफॉर्म जो है बनाए, आपको ऐसा लगता नहीं है कि जो एजुकेशन फर्म्स हैं जो कि इस तरह बच्चों को बाहर भेज रहे होते हैं, वो उन्होंने कोई बैकलैश नहीं दिया, कुछ कहा नहीं है इससे आपको? इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमारे साथ पर्सनली स्कॉलरशिप नेटवर्क पे नहीं हुआ, लेकिन एक और ग्रुप है, वो भी पाकिस्तानी लोग इस चीज़ को वो कर रहे हैं, स्टडी एंड लाइफ इन जर्मनी के नाम से ना। जैसे स्कॉलरशिप नेटवर्क है, इसी तरह से एक और ग्रुप है, वो स्पेसिफिकली बात करता है कि जर्मनी में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको क्या है। तो वो ग्रुप बहुत ही ज़्यादा, और क्योंकि बहुत मोस्टली पाकिस्तानी खासतौर पे कराची से जर्मनी बहुत ज़्यादा जाते हैं। वो वहाँ, अच्छा एक और चीज़ है, सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, ये अजम्पशन भी तो है ना कि जर्मनी पे तो कोई ट्यूशन फीस नहीं है और ये नहीं है, तो इसलिए हालांकि ऐसा रियल टर्म्स ये पॉलिसीज इतनी डायरेक्टली तो नहीं अप्लाई होती? नहीं, डायरेक्टली है। देखें, जर्मनी में जब आप जाते हैं तो जर्मनी में यूनिवर्सिटी की कोई ट्यूशन फीस नहीं है, ठीक है, मतलब आप यूनिवर्सिटी को कुछ पे नहीं करते। तरीक़ेकार ये होता है कि जब आप जर्मनी जाते हैं तो जो जर्मन गवर्नमेंट है वो आपसे एक डिपॉजिट मनी वो कर लेती है अपने पास, और फिर हर महीने उसी डिपॉजिट मनी में से आपको पैसे दे रही होती है। उसका रीज़न ये था, पहले ये लॉ नहीं था, वजह ये हुई, पहले पाकिस्तानी चले गए, उन्होंने बोला हमारे पास है बैंक अकाउंट, कोई मसला नहीं है, हम अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे विदाउट जॉब। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद फिर स्टूडेंट ने ये शुरू किया कि उन्होंने जो है वो कहा कि हमारे पास जॉब वगैरह नहीं है, तो हमें जो है पैसे नहीं है जॉब करने की इजाज़त दी जाए। तो उस लिए इन लोगों ने जो है, हमारी जो जर्मन गवर्नमेंट है उसने एक लॉ बना लिया कि अगर कोई आ रहा है तो उनका डिपॉजिट कर लेंगे पैसे, ताकि उसी में से ही हम लोग जो है वो उन्हें हर महीने पे करते रहें। तो जर्मनी में एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सही अजम्पशन है, ठीक है। तो वो उनके साथ फिर ये हुआ ये था कि हाँ, तो ये जो कंसल्टेंट हैं, हाँ, तो उनको जो उनके एडमिन हैं स्टडी लाइफ इन जर्मनी के, उनको बाकायदा थ्रेट मिलने लग गए। वो कराची मूव हो गए थे
लेकिन कराची और लाहौर में रहते थे वो, मुझे याद नहीं है सही से, वो मूव हो गए थे पाकिस्तान, लेकिन बिकॉज ऑफ द थ्रेट वो उन्हें वापस पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। तो वो ग्रुप बंद भी हुआ बहुत बार, दोबारा से स्टार्ट हो गया। तो हमारे लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। ठीक, बिल्कुल इस बारे में डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दोबारा चलते हैं अपनी किचन की तरफ और देखते हैं कि शाकरा आज क्या बना रही है। अच्छा, आज बड़ा स्पेशल डे क्योंकि आज शाकरा की बर्थडे भी है। सो हैप्पी बर्थडे शाकरा। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजरेगा। और मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे पता नहीं था, मुझे बहुत बुरा लगा। कोई बात नहीं युसरा, ये अभी आपने मुझे विश किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबके साथ जो होती हैं दुआएं होती हैं, ज़ाहिर अब बर्थडे आती है लेकिन अब इतनी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होती क्योंकि डर लग रहा होता है 1 साल आपका बढ़ गया है। इस वजह से डिप्रेशन हो रहा होता है कि बर्थडे आ रही है, तो मुझे खुशी नहीं हो रही होती, मुझे वो हो रहा होता है, डिप्रेशन में जा रही होती हूँ कि 1 साल ज़िंदगी का और बढ़ गया है। बस अल्लाह ताला जितनी भी ज़िंदगी दे और खैर आफियत के साथ और बहुत अच्छे तरीके से दे, आमीन। और साथ ही हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, तो मैं जल्दी जल्दी बता के इसको स्टार्ट करती हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं हम कोकोनट बर्फ़ी। और कोकोनट बर्फ़ी इस तरह से बनाएंगे, हमने फ्रेश कोकोनट लिया है, उसको बिल्कुल आपने बारीक जिसे कहते हैं कद्दूकश कर लेना है। वो पूरा आप लेंगे, पूरा एक नारियल जो होता है, फ्रेश नारियल जो होता है वो हम लेंगे और उसमें 3/4 कप हम दूध ऐड करेंगे, 3/4 कप हम चीनी ऐड करेंगे और उसको जब तक वो ड्राई नहीं होने लगेगा उस वक्त हम डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून जो है इलायची पाउडर। दैट्स इट। उसको अच्छे से आपने भून लेना है और भूनने के बाद जब वो बिल्कुल आपको लगे कि सेटल डाउन होना शुरू हो गया, हमने ट्रे में इसको रखेंगे और बिल्कुल सेट कर देंगे। और आपने ऊपर पिस्ते की इस पर डेकोरेशन करेंगे और तकरीबन 4 घंटे के लिए इसको सेट होने के लिए घर में रख दीजिएगा। और उसके बाद निकालिएगा, इसके पीसेस कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त सी बनती है और बहुत मज़े की बनती है। अगर कोई फूड कलर ऐड करना चाहे, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का इस्तेमाल करूँगी तो वो कर सकते हैं, ऑप्शनल है। और अगर नहीं अच्छा लगता तो उसको आप वैसे ही रहने दीजिएगा। साथ हम बना रहे हैं कबाब, और वो भी आलू चिकन के कबाब। आलू हैं, आलू को आपने बॉईल कर लेना है। यहाँ मेरे पास तकरीबन आधा किलो आलू हैं, वो हमने बॉईल कर लिए हैं। एक छोटा ब्रेस्ट पीस का हाफ पीस लिया था, उसको हमने बॉईल किया और बिल्कुल चूरा चूरा कर लिया। दोनों को मिक्स करेंगे और उसके अंदर हमने क्या डालना है, हम लेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और उसके साथ हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर। उसी के साथ लेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून ले रही हूँ चिकन पाउडर और 1 टीस्पून लेंगे सॉल्ट। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 टीस्पून लेंगे सोया सॉस या 1 टेबल स्पून, दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं 1 टीस्पून लूँगी। और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ले रहे हैं। उन सबको मिक्स करेंगे और अंडे और ब्रेड क्रम्स के साथ डिप करके उसको बिल्कुल शेप दे के रख लेंगे और फ्राई करेंगे। ठीक है। अच्छा, मेरे पास ना आपके लिए रिक्वेस्ट है। वैसे कल मैंने सोचा था और अभी मुझे याद आया कि एक चीज़ होती है, आपने शायद सुना होगा, ब्रिटेन में बहुत खाई जाती है और ऑस्ट्रेलिया में बहुत खाई जाती है, लैमिंगटन केक्स होते हैं। तो वो बड़े ना स्पंजी से अजीब सा टेक्सचर होता है, स्पंजी भी होते हैं। ये मैं इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर फरमाइश पर पूरी करूँगी, लेकिन मुझे इसके लिए अवन रिक्वायर्ड है। मैं स्टीम पे चाहूँ तो बना सकती हूँ, लेकिन उसका वो जो सॉफ्ट बिल्कुल होता है ना कि आप मुंह में रखें और घुल जाए, तो वो चीज़ इसके स्टीम में नहीं आ सकेगी। अच्छा, वो पूरी प्रिपरेशन होती है उसकी, तो वो इंशाल्लाह मैं जैसे हमारा इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना, फिर हम लैमिंगटन केक्स हैं हमारे सेट पे बनाएंगे। विद दैट हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक में, कहीं नहीं जाए, देखते रहें जियो उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं जियो उठा पाकिस्तान और आज हम सोशल मीडिया के हवाले से बात कर रहे हैं। अगर आपको अपनी राय हमारे प्रोग्राम में शामिल करनी है तो सारे नंबर्स हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, हमें कॉल ज़रूर कीजिए एंड वी वेटिंग फॉर योर कॉल्स। उसी के साथ साथ ब्रेक में हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करने का सोचा था कि मीडिया को, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट, टीवी, एवरीथिंग, उसको सोशल मीडिया से कितना फ़र्क पड़ा है। और फिर मुझे बाकर ने कहा कि इसका जवाब आप देंगी। तो मेरे ख्याल से बाकर, जिस तरह हम लोग देखते हैं ना, मुझे लगता है टीवी देखने का रुझान ख़त्म हो गया, रुझान नहीं, क्या होता है, ट्रेंड ख़त्म हो गया है। इसलिए कि अब आप देखें हमारे पास नेटफ्लिक्स है और यूट्यूब पे भी हम जितने भी शोज़ देख सकते हैं। तो हम लोग यूट्यूब पे देख लेते तो काफ़ी हद तक
मुझे लगता है कि कमी आई है उसमें, इन द सेंस कि आप अपने फेवरेट शोज़ को टीवी पे नहीं देखते क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे वो चल रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि आप यूट्यूब पे देख लें, आप कोशिश करते हैं आप नेटफ्लिक्स पे देख लें। और पर्सनली भी मैं अगर देखूँ ना तो मैं घर जाके टीवी पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना शो ही देख लेती हूँ, और बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे देखना हो, क्योंकि मुझे अगर न्यूज़ भी पढ़नी है या जो भी करना है तो आई प्रेफर कि मैं इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट पे कर लूँ या सोशल मीडिया के थ्रू या नेटफ्लिक्स के थ्रू कुछ देख लूँ। बल्कि अब लोग मोबाइल पे टीवी देखते हैं। हाँ, अब ऐसा हो गया कि लोग टीवी के बजाय जैसे अब लाइव स्ट्रीमिंग भी तो लोग चैनल से कितनी ज़्यादा प्रेफर करते हैं करना, स्पेसिफिकली मैच आ रहा हो कोई या कुछ आ रहा हो तो उसमें ज़रूर प्रेफर करते हैं। लेकिन फिर आप बताएं, हाउ मच डू यू थिंक मीडिया ने सोशल मीडिया ने मीडिया को इम्पैक्ट किया है? इम्पैक्ट तो ज़ाहिरन पड़ा ही होगा, लेकिन मीडिया को ना एक बूस्ट भी मिला है। यानी वो ऑडियंस जो मोबाइल फ़ोन यूज़र थी और वो फेसबुक के ज़रिए या और किसी यानी यूट्यूब के ज़रिए चीज़ें व्यू करती थी, अब टेलीविज़न चैनल्स ने भी अपने जो हैं वो यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं उसमें। अच्छा, और अब लोगों को फ़ायदा ही मिल गया है कि अगर कोई एपिसोड उनकी मिस हो जाती है किसी ख़ास प्रोग्राम की, तो यूट्यूब पे उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद होती है, तो वो उसको देख सकते हैं। तो ये एक तरह से यूज़र्स को भी फ़ायदा हुआ है, जिसकी वजह से मोबाइल यूज़र्स बढ़ गए। यानी अब टेलीविज़न चैनल के जो हैं वो लोग टीवी पे नहीं देख रहे, बल्कि अब वो मोबाइल फ़ोन पे चाहते हैं कि हम जो चीज़ हमारी मिस हो गई है उसको हम बाद में भी कैच कर सकें। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग को शायद याद हो 20 ईयर्स बैक एक पता नहीं अब उसको अभी भी उसको कुछ कहते होंगे लेकिन मुझे उसका नाम नहीं याद, एक सिस्टम होता था जो मेरे घर में इंस्टॉल था, वो उस पर जो है ना ऑलरेडी जैसे अब एक शो प्ले हो रहा है ना तो उसको साथ साथ रिकॉर्ड भी कर लेता था और फिर आपके पास ये वो होती थी कि आप उसको प्ले कर दें। अब मैं इस बारे में सोच रही हूँ, मैं कहती हूँ यार कितनी रिडंडेंट टेक्नोलॉजी थी ये, क्योंकि अब तो किसी को ज़रूरत ही नहीं है कि वो रिकॉर्ड करे फिर प्ले करें, फिर वो आई थिंक उसकी जो DVD होती थी वो जब फुल हो जाती थी वो चेंज होती थी। तो इस तरह भी लोग करते थे और सोचो उस ज़माने में हमने सोचा था कि हम इसी तरीके से इतनी आसानी से जो देखना है देख सकते हो। अच्छा, सोशल मीडिया के एक मसला जो आता है वो ये आता है कि रेगुलेशन नहीं हो सकती किसी चीज़ की। अगर आप कंटेंट के हवाले से बात करें तो हम लोग इस तरह के बहुत मेन स्ट्रीम मीडिया पे चीज़ें देखते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ तक कि जो जैसे जो कंदील बलोच का पूरा सीन था, जिस तरह उनको पहले शेम किया गया था और इवेंचुअली जो भी हुआ, लेकिन उनके रिज़ल्ट तो यही हुआ कि उनकी मौत में रिज़ल्ट हुआ। अब किस वजह से हुआ ये डिटेल्स तो खैर डिस्कस करना अब वो देयर इज़ नो पॉइंट, लेकिन इससे समझ आती है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट लोगों की ज़िंदगी पे काफ़ी ज़्यादा होता है। उस सिचुएशन में अगर आप बुलिंग फेस कर रहे हो या कुछ फेस कर रहे हो तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं? पहले बाकर आपसे स्टार्ट करते हैं, फिर नबील आपको ओपिनियन। अच्छा, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है, कोई भी जो चीज़ आती है किसी भी यूज़र के पास, पहले ये देखना पड़ता है कि क्या वो जो यूज़र है वो उसके लिए वेल अवेयर्ड है। वो अगर कोई नेशन है वो इतनी सिविलाइज्ड और कल्चर्ड है कि वो उसको यूज़ करना जानती है, और अगर यूज़ करना नहीं जानती तो उसकी अवेयरनेस पहले देनी चाहिए। सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन्स दोनों का हमारी कौम के साथ जो जुल्म हुआ है वो ये हुआ है कि ये चीज़ें आ पहले गई और अवेयरनेस हम लोगों को बाद में आई। तो उसका नुकसान ये हुआ कि जो चीज़ जिसके इस्तेमाल की नहीं थी वो भी इस्तेमाल करने लगा। यानी हर चीज़ की एज लेवल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। यानी कोई भी प्रोडक्ट है वो ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चों के लिए, कुछ प्रोडक्ट होंगे आपके लिए नौजवानों के लिए है, जवानों के लिए है, अधेड़ उम्र के अफराद के लिए है। तो इसकी क्लासिफिकेशन के बगैर एक बस समझ लें कि जनरल टर्म्स में एक चीज़ आ गई, मोबाइल फ़ोन, और वो सबके हाथों में नज़र आने लगा। यानी अब तो ऐसा हो गया कि बहुत छोटे बच्चे हैं वो अपनी पोम्स और जो कार्टून्स हैं वो भी मोबाइल फ़ोन्स पे देख रहे हैं, हालांकि जो बहुत डेंजरस भी है। यानी उसके मेडिकल जो इम्पैक्ट्स हैं वो भी बहुत नेगेटिव हैं और सोशल इम्पैक्ट जो हैं वो भी बहुत नेगेटिव हैं। लेकिन क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, यूज़र्स को पता ही नहीं है कि इसका नुकसान क्या है, तो इसकी अवेयरनेस की भी बाकायदा कैंपेन्स होनी चाहिए कि सोशल मीडिया जो है वो उसका पर्पस क्या है। और ये पूछना चाहिए मेरे ख्याल से जिन लोगों ने ये चीज़ बनाई, ये टेक्नोलॉजी बनाई, उनसे पूछना चाहिए कि आप क्या समझते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो शख्स इजाद करता है उसको बेहतर पता होता है कि उसने क्यों इजाद की। तो अगली बार मुझे फिर मार्क ज़करबर्ग को बुलाना चाहिए अपने शो में, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आई एग्री टू दैट। लेकिन फिर यही है ना कि अब जाके इतना हो चुका है हमारे मुल्क में कि हम साइबर क्राइम या कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो रिपोर्ट कर सकें। FBI आई डोंट नो किसको रिपोर्ट करते हैं, डोंट कोट मी ऑन दैट, लेकिन आप रिपोर्ट कर सकें। इससे पहले तक तो ये था भी नहीं, तो आप काफ़ी हद तक जो है ना वो बुली भी हो रहे थे और इस तरह की चीज़ें भी हो रही थी। तो आपके ख्याल में नबील किस तरह हम इन चीज़ों को अपने लिए एज ए रिस्पॉन्सिबल यूज़र मिनिमाइज़ कर सकते हैं? जो सबसे बड़ा, मैं बाकर की बात को सेकंड करूंगा, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना हमारी सोसाइटी में इन जनरल, वो ये है कि
पेरेंटिंग, क्योंकि जो स्टार्ट होती है ना हमारी, वो होती है पेरेंट्सिंग से स्टार्ट होती है, और पेरेंट्स को पता होना चाहिए किस चीज़ को किस तरह से बच्चे को कन्वे करना है। फॉर एग्जांपल कि बच्चा अगर सीज़र यूज़ कर रहा होता है छोटी उम्र में, तो हर पेरेंट्स को पता होता है इसे कैसे समझाना है, वो बच्चे को समझाते हैं, और बच्चे छोटी एज में उसे यूज़ नहीं कर रहे होते, उन्हें समझ में आ जाती है बात। अब सोशल मीडिया वगैरह या टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है ना, ये एकदम से आ जाती है, ठीक है। इसमें जिस तरह से आपने बताया कि साइबर क्राइम रूल्स नहीं थे, उसका रीज़न ये था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी नहीं पता होगा कि ये किस तरह से चीज़ें बढ़ेंगी और किस तरह से ग्रो होंगी और किस डायरेक्शन में जाएंगी। तो हमेशा होता ही है टेक्नोलॉजी में कि टेक्नोलॉजी आती है, कोई एक जो जीनियस बंदा होता है, इनोवेटर्स होते हैं, वो बना देते हैं, और फिर उसके बाद बनाने के बाद जब स्टडीज़ सामने आती हैं तो उसकी बेसिस के ऊपर, उस फीडबैक के ऊपर उस चीज़ को इम्प्रूव किया जाता है पॉलिसी लेवल पे। और इस चीज़ को हम कोई एक जनरल रूल कभी बना ही नहीं सकते। जो हमें करना चाहिए अपने एंड पे वो ये है कि पेरेंट्स को ये चाहिए कि टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज़ बच्चों को खुद से बता दें। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा अलमिया है पाकिस्तान में, वो ये है कि पेरेंट्स बच्चों को मना करते हैं कि आप जो है वो लैपटॉप यूज़ ना करें, आप जो है वो यूट्यूब पे ना जाएं, आप जो है वो मोबाइल को यूज़ ना करें। देखिए, टेक्नोलॉजी से आप बच्चे को नहीं रोक सकते, इंटरनेट पे जाने से बच्चे को नहीं रोक सकते। आप घर में रोकेंगे, वो दोस्त के साथ चला जाएगा। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चे को एक अवेयरनेस सेशन और उसका पॉजिटिव यूज़ बताएं, क्योंकि जब मुझे, जैसे मैं अपनी एग्जांपल लूँ, मेरी जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे पहले ही इस चीज़ से बता दिया था कि इसकी यूटिलाइजेशन कैसे करनी है, तो इस वजह से नेगेटिव डायरेक्शन में मैं नहीं गया। लेकिन मेरे वो दोस्त जिनको इस चीज़ से रोका गया, ठीक है, जिनके पेरेंट्स ने उनके इंटर तक और यूनिवर्सिटी लेवल तक उन्हें स्ट्रिक्ट करके रखा, नहीं यूज़ करना, नहीं यूज़ करना, जैसे ही उनके पास ये चीज़ साथ में आई एकदम से, तो उन्हें पता ही नहीं था इसका यूटिलाइज़ कैसे करना है। तो उसमें कुछ लोग नेगेटिव में चले गए, कुछ लोग जो है पॉजिटिव में चले गए। तो अगर इस चीज़ को हल करना है किसी भी टेक्नोलॉजी की, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे कोई और टेक्नोलॉजी हो, उसको अगर सही डायरेक्शन में मूव करना है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि उसको सोचें, खुद से पढ़ें। हमारे पेरेंट्स खुद से एक तो स्टडी नहीं करते चीज़ों को इन जनरल, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है जब मुझे अवेयरनेस नहीं है एज अ पेरेंट, तो मैं अपने बच्चे को इसका पॉजिटिव या नेगेटिव यूज़ क्या बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब पे आपको 10 से 11 साल 13 साल के बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनका यूट्यूब चैनल है और वो महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। ऐसे बच्चे हैं यूट्यूब पे मौजूद। पाकिस्तानी बच्चे को 11 साल की उम्र में यूट्यूब पे भेजा ही नहीं जाता, पेरेंट्स मना कर देते हैं। तो जो दूसरा बच्चा है जो पैसे कमा रहा है और पॉजिटिव चीज़ें करके कमा रहा है, तो पाकिस्तानी बच्चे भी वो चीज़ें कर सकते हैं पॉजिटिव प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज़ करके। तो हमें ये बैलेंस पेरेंट्स को देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है जैसे टीचर ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पेरेंटिंग के ऊपर अवेयरनेस सेशन मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ऑन दैट नोट हमारे पास है एक कॉल, लेट्स सी के शो पे किसने हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? मैं नुसरत बात कर रही हूँ कराची से। जी नुसरत, क्या कहना चाहेंगी? हाँ, मैं ये कह रही थी कि ये देखें, आपने जो कहा है कि ये सोशल मीडिया पे ये बच्चों को यूज करने के बारे में, तो वो तो वालिदैन का काम है ना कि वो देखें कि बच्चा क्या यूज कर रहा है और क्या चीज देख रहा है। और आजकल मैं कहती हूँ अनपढ़ और जाहिल होने में फर्क है। आजकल अनपढ़ माँ बाप भी जो है उन्हें भी पता लग जाता है कि बच्चा क्या यूज कर रहा है। जी बिल्कुल। और क्या चीज है, अगर आप वो पॉजिटिव बच्चे कर रहे हैं, किसी गलत उसमें नहीं जा रहे, तो वो जाहिर है बच्चों के लिए फायदेमंद है। हाँ, ये जरूर है कि बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को एकदम मोबाइल पकड़ा देना और वो उसमें लगे रहे बस गेम खेलने में, ये चीज ना हो। अब देखिए, हर चीज का अच्छा इस्तेमाल भी है, बुरा भी है। अगर आप बच्चे को बताएंगे इसमें आप ये चीजें, आप अपनी पढ़ाई के बारे में भी मालूमात ले सकते हैं, सब कुछ। आजकल मैं अपने बच्चों को देखती हूँ जो पढ़ रही हैं, वो सारा कुछ जाहिर बजाय इसके किताबें खरीदे वो उनको उसी पे मिल जाता है सब कुछ। वो खोलती हैं और उसमें से लेक्चर अपने कर लेती हैं सब कुछ। बच्ची मेरी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ी है वो भी उसी में से पढ़ लेती है, किताबें खरीदनी ही नहीं पड़ती उन्हें, तो उसी में से सब कुछ मिल जाता है, वो लोग यूज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। बहुत ज्यादा आसानी होगी। हालांकि मैंने अपने जमाने में इतना, हमारे जमाने में नहीं था, मैं मोबाइल भी नॉर्मल सा यूज करती हूँ, छोटा ही, मगर मेरे बच्चे जब वो बड़ा मोबाइल यूज कर रहे हैं सब कुछ, तो मैं देखती हूँ कि उसमें फायदा है। मगर ये कि मैं नजर रखती हूँ, बड़े भी बेशक हो गए हैं वो बच्चे, लेकिन मैं नजर रखती हूँ कि कोई उसका गलत इस्तेमाल ना हो। तो ये है कि, लेकिन मैंने ये देखा है कि फायदे ज्यादा हैं अगर आप यूज करते हैं। फायदे अगर आप उठाना चाहें तो फायदे बहुत ज्यादा हैं उसके। नेगेटिव की तरफ आप जाएंगे तो वो तो आपके अपने ऊपर है, नेगेटिव की तरफ आप जाते हैं तो बहुत खराबियां भी हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जब आपका बच्चा समझ जाता है तो फिर वो अच्छी तरफ ही जाता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। नुसरत, थैंक यू सो मच कि आपने शो पे कॉल किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, छोटा सा अगर एक मैसेज आप लोग दे दें हमारे ऑडियंस के या हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू उन लोगों को जो कि सोशल मीडिया शायद यूज़ करते हैं, कि और थोड़ा बहुत अगर एक कहते हैं ना एडवाइस या नसीहत दे दें कि किस तरीके से पॉजिटिव तरीके से सोशल मीडिया को आप यूज़ कर सकते हैं, तो बाकर आपसे पहले स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जी,
सबसे पहली जो बात है वो ये है कि जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली इसको कहते हैं ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी इसके दो काम हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना और दूसरा कम्युनिकेशन को जो है वो जो है अगर दो लोग चाहते हैं वो एक शख्स दूसरे मुल्क में एक यहाँ है तो कम्युनिकेशन का जो है इसका बेसिकली पर्पज़ है। तो सोशल मीडिया को भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए यूज़ करना चाहिए और कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करना चाहिए। अगर किसी चीज़ में आप हद से तजावुज़ करेंगे तो वो ऐसा हो जाता है कि हर शख्स फिर अपने आप को एक सेलिब्रिटी समझने लगता है और वो चीज़ एक छोटे से बच्चे में अगर आ जाए बड़ी ख़तरनाक होती है। वो उसको सेल्फ प्रेज़ और सेल्फ प्रमोशन की तरफ ले जाती है, यानी खुद नुमाई और ख़ुद पसंदी की तरफ ले जाती है, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव क्वालिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, उसी के साथ सॉरी टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, नबील वेरी क्विकली अ मैसेज। मेरा मैसेज सिंपली ये है कि फ़ेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपको कोई एक नॉलेज है तो आप उसके ज़रिए मासेस तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लेट्स सपोज आप एक्सपर्टीज़ है आपकी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप लोगों को चाहिए कि कम्युनिटी डेवलप करें। जैसे आपने बताया सोल सिस्टर हैं, डायरीज़ है, स्कॉलरशिप नेटवर्क है, इस टाइप के लोगों ने अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हुए लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो इस मीडिया को यूज़ करें ताकि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो और पाकिस्तान एक जो है वो बेहतरीन रास्ते पे जो है काम करने। बिल्कुल एब्सोल्युटली। उसी के साथ आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने का, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। नेक्स्ट हम अभी पहले हम ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनको सोशल मीडिया ने सेलिब्रिटी बना दिया है। उनमें से एक है जुनेद अकरम जो कि हमारे साथ आज सेट पर होंगे। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम। देखते हैं कि हम लोग तो उनको घर पे खली कराओ कहते हैं, देखते हैं खली कराओ जाए आज वो किन चीज़ों के बारे में हमसे डिस्कस करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। बट बिफोर दैट वी हैव टू टेक अ न्यूज़ ब्रेक, सो डोंट गो एनीवेयर। देखते रहें जियो उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं जियो उठा पाकिस्तान। और अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, कोई राय शामिल करना चाहते हैं तो हमें कॉल ज़रूर कीजिए। सारे नंबर्स हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर योर कॉल्स। ब्रेक पे जाने से पहले हम सोशल मीडिया के फ़वाइद और नुकसानात को डिस्कस कर रहे थे और अब हमें पार्ट पे अपने शो के जहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आजकल हमने पहले भी अपने शो पे ये डिस्कशन किया हुआ है कि जो स्टार सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो सोशल मीडिया के भी ज़रिए से बन सकते हैं और बन जाते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं, तो आज उनमें से एक को हमने अपने साथ शामिल किया है। वेरी वेल नोन व्लॉगर, कमेडियन, सोशल एक्टिविस्ट भी कह सकते हैं। हमारे साथ हैं जुनेद अकरम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उसी के साथ हमें ज्वाइन किया है एहसन उमर ने। एहसन की जो मतलब जैसे डिस्क्रिप्शन करनी चाहिए तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एहसन पाकिस्तान के फर्स्ट सोशल मीडिया रिपोर्टर हैं और मेंबर स्टैंडिंग कम्युनिटी फॉर मीडिया एंड यूथ डेवलपमेंट एट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का भी पार्टी। दैट वाज अ माउथफुल। उसी के साथ पाकिस्तान मीडिया क्लब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, ब्लॉगर भी हैं और रेडियो प्रेजेंटर भी हैं। एहसन, पहले तो आप मुझे बताएं ये सोशल मीडिया रिपोर्टर क्या है, क्योंकि मैंने पर्सनली जो है फर्स्ट हैंड नहीं एक्सपीरियंस किया हुआ ये काम क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस नाचीज़ को वक्त दिया और मधु किया एक बेहतरीन प्रोग्राम है। गो कि मेरा पहले भी आपका प्रोग्राम देखने का इत्तेफाक हुआ है, तो कहना चाहिए कि बहुत ज़बरदस्त आपकी टीम है। जिस तरह से आप लोग प्रेजेंट कर रहे हो, ज़ाहिर है आपके भाई भी तो हमारी टीम में है, वेट कर रहे हो, बताएं सबको अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसे बताने की चले, अब आपने बता दिया, बताने की क्यों नहीं है भाई, तो नहीं अच्छा अचीवमेंट है कि वो कुछ कर रहे थे छोटी सी एज में, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा आप लोगों का प्रोग्राम है। जिस तरह से आप लोग गेस्ट लाइन अप आपके होते हैं या जिस तरह से वैल्यूएट आप लोग कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा, आपने बात की सोशल मीडिया रिपोर्टर के हवाले से, तो देखें जैसा कि नाम इसका सजेस्ट कर रहा है, एक आइडिया आपको दे रहा है, सोशल मीडिया रिपोर्टर। होता ये था हमारे यहाँ के टीवी प्रोग्राम्स में या न्यूज़ शोज़ वगैरह हैं, उसमें तो रिपोर्टिंग हम लोगों ने देखी है, हमने देखा है न्यूज़ चैनल में किस तरह से इंसिडेंट्स को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, हर एक की बीट अलग अलग होती है रिपोर्टर की। लेकिन सोशल मीडिया का एक ऐसा वैक्यूम हमारे पास मौजूद था जहाँ पे लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो होता ये था कि बहुत सारे इवेंट्स ऐसे थे, इवेंट कवरेज अगर हो रही है तो वो न्यूज़ चैनल पर जा रही है, कोई क्राइम की रिपोर्टिंग हो रही है तो वो न्यूज़ चैनल पर जा रही है, एंटरटेनमेंट के हवाले से रिपोर्टिंग हो रही है तो वो न्यूज़ चैनल पर जा रही है। तो सोशल मीडिया पर एक वैक्यूम मौजूद था जहाँ पे एक तो नौजवान जो खुलकर कोई बात करना चाहते हैं वो नहीं कह पा रहे थे, दूसरा अगर आपने किसी फूड लॉन्च में आप गए हैं या कोई इवेंट लॉन्च है, कुछ भी है, उसको आप रिपोर्ट करना चाह रहे हैं अपने अंदाज में, तो वो आपको वैक्यूम नहीं मिल पा रहा था। और दूसरा देखें, चैनल हर एक को अपॉर्चुनिटी नहीं देता, आप माशाल्लाह खुशकिस्मत हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिली भी है, लेकिन हर कोई जो आपको देखता होगा, विजुअलाइज करता होगा, मैंने भी जो है वो इस तरह की तरह स्क्रीन पर जाना है, तो वो मौका नहीं मिल पा रहा होता। तो मैंने सोचा यार एक वैक्यूम यहाँ पर एक मौजूद है, तो हम क्यों ना इसको अपॉर्चुनिटी की सूरत में बदलते हैं। तो मैं खुद स्टेप लेता हूँ, लोगों से सीखा, देखता रहा,
अपने बड़ों से मशवरा भी किया और उसके बाद मैंने कहा यार फेसबुक से आगाज़ करते हैं। उस वक्त यूट्यूब इतना ज़्यादा नहीं था, आज से मैं कोई 3-4 साल पहले की आपको बात बता रहा हूँ। तो फिर वो करते करते फिर वो यूट्यूब की तरफ आना हुआ। उस वक्त यूट्यूब बैन चल रहा था पाकिस्तान में, लोग प्रॉक्सी के बैन में हमने इतना लॉस कर दिया, वरना आज मैं इतनी बड़ी मेकअप ब्लॉगर होती ना, आप सोच नहीं सकते। आप अभी बन सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो खैर फिर वो चीज़ यूट्यूब की तरफ आई और सोशल मीडिया रिपोर्टर के तौर पे वो शनाख्त मिली, जिसमें बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ हैं। पाकिस्तान के कोई टॉप जो 200+ सेलिब्रिटीज़ हैं उनके अल्लाह का शुक्र है इंटरव्यूज़ करने का मौका मिला। एक पहचान बनी, लोगों ने फिल्म रेड कारपेट्स पर इन्वाइट करना शुरू किया। उन्होंने कहा आप फ़ला को इंटरव्यू करें या फ़ला से वो चंक आप रिकॉर्ड करें। और इसमें बहुत सारे लोग हैं, इसमें एजुकेशनिस्ट भी हैं, इसमें शोबिस की शख्सियात भी हैं, इसमें सिंगर्स भी हैं, इसमें राइटर्स भी हैं, इसमें इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, इसमें यंग हमारे अचीवर्स भी हैं जो यूथ में से होते हैं, जो समझते हैं यार मेरे पास ये स्किल मौजूद है या ये कारनामा मैंने अंजाम दिया है, कोई कवर करने को तैयार नहीं है, तो हम उसको अपना प्लेटफॉर्म देते हैं, हम कहते हैं आप आएँ, हम आपकी बात जो है वो करेंगे। तो उस चीज़ को एक अच्छा रिस्पांस मिला और लोगों ने फिर वो एक टाइटल दे दिया कि यार पाकिस्तान के पहले, ये मैंने खुद नहीं दिया, ये लोगों ने दिया कि पाकिस्तान के पहले आप सोशल मीडिया रिपोर्टर हैं जो सोशल मीडिया पे चीज़ों को इस तरह रिपोर्ट कर रहे हैं, और जो कि एक अच्छी बात। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। उसी के साथ जुनैद आपकी तरफ से, तो जुनैद आपने तो वैसे क्योंकि मैं आपको एटलीस्ट 2 ईयर्स से तो फॉलो कर रही हूँ और मेरा ये होता है ऑन एंड ऑफ फॉलो कर रही होती हूँ, तो मैंने आपका देखा था थोड़े टाइम पहले आपने शायद अपनी जर्नी, आई डोंट नो 2 years बैक मे बी 1 year बैक, आपने अपनी जर्नी डिस्कस की थी कि आप दुबई गए थे और वहाँ पे बड़ा रोना धोना किया था आपने, बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो सके थे। तो हम लोग आपकी जर्नी को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने आपके लिए एक पैकेज कंपाइल किया था, तो चल के उसको देखते हैं, फिर आप बताइएगा कितना सही है कितना गलत है। तो जुनैद के बारे में हमारे पास एक पैकेज है, लेट्स गो वॉच इट। हाँ भाई, क्या हाल है भैया? मैंने अपनी 35 साल जिंदगी में और थोड़ा बहुत ट्रैवल करके एक चीज ऑब्जर्व की कि दुनिया के बहुत सारे मामलात में हम बहुत सारी कौमों से पीछे, लेकिन एक मामला जिसमें वाकई हमें बड़ी मेहनत की जरूरत है वो है फ्यूचर प्लानिंग। अब इतनी फ्यूचर प्लानिंग हम जरूर करते हैं कि अगले साल भाई की शादी है तो वलीमा का होगा, मेन्यू में क्या है, भाई अंडरटेकर की तरह आएंगे, आतिश फिशा फट जाएगा, ठीक है ना, धूम धड़का, या हम जो है ना वेकेशन पे श्रीलंका जाएंगे, नेपाल जाएंगे, फलाना फलाना, ठीक है। इतनी हमारी फ्यूचर प्लानिंग जरूर होती है, लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, 3 साल बाद मैं कहाँ हूँ, 10 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ, ये हमारे अंदर रुझान नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह कि हम पे जिम्मेदारी बड़ी देर से पड़ती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ठीक है, हम में से ज्यादातर लोग अम्मी अब्बू के घर में ही पलते बढ़ते हैं, अम्मी अब्बू हमारी पढ़ाई करा देते हैं और कुछ केसेस में अम्मी अब्बू ही हमारी शादियां करा रहे होते हैं, तो हमारे सर पे जिम्मेदारियां पड़ती नहीं है। फिर कल को जब बच्चे होते हैं फिर ख्याल आता है यार आज तो ये छोटा है, ईटिंग शुगर टेलिंग लाइज कर रहा है, कल को ये बड़ा होगा, इसको बाहर पढ़ने के लिए भेजना होगा, इसकी शादी करनी होगी, ये चले शादी बच्चे ना भी हो, इंसान को खुद एहसास होता है 30-35 की उम्र में कि यार आज तो मैं कमा रहा हूँ, कल को मैं रिटायर होऊंगा तो मैं रिटायरमेंट की जिंदगी कैसे गुजारूंगा। अच्छा जी, जुनैद बात ही कर रहे थे और हम लोग को बेसिकली आपको दिखाना चाह रहे थे कि इस तरह से सोशल टॉपिक से अवेयरनेस कर करके जुनैद जो है ना आगे बढ़ते रहे और वायरल से वायरल होते रहे। तो जुनैद पहले तो आई वुड लाइक यू टू स्टार्ट फ्रॉम दैट दुबई वाली जर्नी के, वो पहली बात आपने की क्यों थी अगर आप इतने अपसेट थे उस पर जाने के लिए, क्या वजूहात? बेसिकली मैं असल में वो एक टेडेक्स टॉक थी एक्सक्यूज मी, तो उसमें वो पूरी अपनी जर्नी बतानी थी, तो मैं बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किया कि मैं किस तरह जॉब लाइफ में आया और मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी टू सपोर्ट माय फैमिली। माय फर्स्ट जॉब वाज एट अ रेस्टोरेंट इन गुलशन, तो वहाँ मैं रिसेप्शन पे भी था, टेबल भी वेटिंग की मैंने वहाँ पे, इस तरह तो सारा मैं डिस्कस कर रहा था। फिर वो वक्त के साथ साथ चेंज होता रहा। फिर मुझे कुछ दोस्तों ने बोला तुम कॉमेडी ट्राई करो, तुम फनी हो, तो मैं यार 4 दोस्तों में बैठ के फनी होना इज़ डिफरेंट, स्टेज पे बिल्कुल आसान बात होती है 4 दोस्तों में जोक्स ट्राई करना, लेकिन स्टेज पे बिल्कुल। फिर मैंने ऐसे ही एक ओपन माइक में हिस्सा लिया और वहाँ पे बड़ा अच्छा रिस्पांस हुआ, तो मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग हुई कि यार आप कुछ जोक्स बोलते हो लोग हंसते हैं। फिर यूट्यूब स्टार्ट हो गया था, तो मेरे दोस्त ने मशवरा दिया कि यार एक कमरे की ऑडियंस से बेहतर है पूरी दुनिया की ऑडियंस। फिर हम यूट्यूब स्टार्ट किया, फिर वो नौकरी के सिलसिले में फिर मैं मूव हो गया, मिडल ईस्ट चला गया। फिर ये कि जाहिर है वहाँ के अपने चैलेंजेस होते हैं, फिर मेरा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया यूट्यूब से। फिर मैं सोशल मीडिया देखता तो था, फिर मुझे ख्याल आया कि यार मुझे दोबारा ऑडियंस से रिकनेक्ट होना चाहिए, तो फिर मैंने वीडियोस बनाना शुरू की। फिर वो सोशल टॉपिक्स को डिस्कस करना, यूथ से ज़्यादातर रिलेटेड, क्योंकि मुझे जिस तरह बच्चे मैसेजेस करते हैं कि हमें ये समझा दें वो समझा दें, तो मुझे बड़ा फील हुआ कि हमारे यहाँ तालीमी इदारे तो बहुत हैं मगर काउंसलिंग का कोई हिसाब किताब, ये सिर्फ डिग्रियाँ बांटे जा रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि आई नीड टू टॉक टू पीपल, तो फिर मैंने इस तरह की वीडियोस बनाना शुरू की, और चूंकि वो लोगों को लगता है उनकी दिल की आवाज़ है तो वो पसंद भी करते हैं। नहीं अच्छा, बिल्कुल आपकी वीडियोस में एक बात है कि चले आपने बनाना शुरू की थी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हमारे यहाँ काफ़ी हद तक सोचा जाता है कि आपने वीडियो बनानी है, आपके पास एक हाई टेक कैमरा हो, ये सब हो, लेकिन आपने बिल्कुल बेसिक इक्विपमेंट से स्टार्ट किया। आपकी मुझे जो लगता है व्हाट
व्हाट हिट मी, और शायद जो दूसरों को भी ये लगता है वो है कि योर एबिलिटी टू कनेक्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। क्योंकि अगर एक कोई मासेस में से जैसे देख रहा होगा, कोई मेरी डोमेस्टिक हेल्थ भी अगर आपकी वीडियो देख रहा होगा तो वो हंसेगा, वो कनेक्ट करेगा कि मेरे साथ ये हो सके। और मुझे शायद जब आपने मुझे बताया ना कि आपने एक रेस्टोरेंट में यू वेटेड टेबल्स और सब, तो शायद उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट होगा कि आप इतने सारे लोगों से, डिफरेंट क्लास के लोगों से जो वो एक साथ कनेक्ट कर सके। कितना मुश्किल था वैसे ये अपने अंदर इनकलकेट करना, दी एबिलिटी टू कनेक्ट विद पीपल। या आपको लगता है कि आपके पास ये गॉड गिफ्टेड थी और हमेशा से ऐसा था? अब गिफ्ट तो ज़रूर होता है, लोग कहते हैं कि अल्लाह ने आपको गिफ्ट दिया है, मगर ये कि उसके साथ साथ आपकी अपनी भी एबिलिटी होती है, अपनी आपको सेल्फ ट्रेन करना होता है। किस वक्त देखें, बोलना सबको आता है, लेकिन किस वक्त क्या बोलना है और कहाँ बोलना है, सारे पैसे ही उस बात के हैं, ठीक है ना। तो ज़ाहिर है वो आपकी लर्निंग वक्त के साथ साथ होती है। कोशिश मेरी हमेशा से यही थी कि मैं मासेस को रीच आउट करूँ, तो मासेस की लैंग्वेज बोलनी चाहिए। रही बात कि वो फुटेज बड़ी रॉ सी लगती है, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मुझे ये कैमरे वैमरे चलाना नहीं आते, ना मुझे एडिटिंग आती है। तो मैंने सोचा चलो मेरे पास फ़ोन है, मैं फ़ोन से ही बना लेता हूँ। तो इससे ये लर्निंग है, आजकल के जो बच्चे जो अपकमिंग यूट्यूबर बनना चाहते हैं उनका फोकस होता है कि हम ड्रोन भी लें और जी 2.5 लाख का कैमरा भी हो, उतना बड़ा लेंस हो जो मुंह पे किसी के दो दाने नजर आते हैं और ये हो वो बिल्कुल। तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव गुड प्रोडक्शन वैल्यू, लेकिन कंटेंट जो है ना, एट दी एंड अगर कंटेंट अच्छा होगा तो कुछ भी कर लो अच्छा लगेगा। अगर तुम बहुत बड़ी हॉलीवुड की प्रोडक्शन ले लो लेकिन कहानी ना हो ना उसमें, तो वो फिर मजा नहीं होती। हाँ, तो मैं उनको अपनी मिसाल देके ये समझाता हूँ कि भाई मैं बिस्तर में ही बैठ के बनाता हूँ वीडियो सारी, ये भी मैं बिस्तर में बैठा हुआ था अपने और हाथ में फ़ोन था, लेकिन चूंकि वो कंटेंट रिलेटेबल था तो फिर लोग नहीं देखते कि वो प्रोडक्शन वैल्यू। उसके पॉइंट्स अपनी जगह हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, लेकिन ये कि कंटेंट इज़ मोर। लेकिन अब आपकी प्रोडक्शन काफ़ी स्ट्रांग हो गई है, अब वो पॉडकास्ट वाला जो सिलसिला है उसमें बाकायदा एक स्टूडियो सेटअप है, कैमरा भी अच्छा है, एडिटिंग भी प्रॉपर हो रही है। असल में मैं अकेला बोल के थक गया था तो अब मैंने सोचा कि इट्स गुड टू हैव, अब मैंने वो एक पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया जिसमें मैं गेस्ट को बुलाता हूँ। तो अब ये कि दूसरों का भी पॉइंट्स ऑफ व्यू सुनने चाहिए। तो अगर एक आर्ग्यूमेंट है तो एक हेल्दी डिबेट भी हो सकती है। कुछ चीज़ों में मैं किसी चीज़ से एग्री कर रहा हूँ, किसी से अगले डिसएग्री कर रहा है, तो एक वो भी लोगों को ट्रेनिंग देनी है कि आप तमीज़ के दायरे में भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं गालम गलोच जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं किस तरह हो रहा होता है। तो वो एक सिलसिला मैंने शुरू किया। बिल्कुल। अच्छा, एक मसला हमारे ये होता है जब हम इस तरह का कोई करियर, क्योंकि मैं आप दोनों को कहूँगी कि आप लोगों ने अब ये करियर पाथ ले लिया है, क्योंकि बिकॉज आपके तो चले ब्रांड इमेज बन गया, आप रिकग्नाइज ही इस चीज़ से हो रहे हैं। ऑफ कोर्स आपकी भी जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के जैसे फर्स्ट मीडिया रिपोर्टर हैं और लोगों ने अब आपको अगर ये लेबल दे दिया तो आप उसे रिकग्नाइज हो रहे हैं। तो मेरा सवाल ये होगा कि आप लोग मुझे ये बताइएगा कि किस तरीके से आपके पेरेंट्स ने, घर वालों ने कैसे रिएक्ट किया था, इसके बारे में हम आपसे पूछेंगे। लेकिन उससे पहले हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक, तो एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं जियो उठा पाकिस्तान। अगर आपको जुनेद या एहसन से कोई किसी भी किस्म का सवाल करना है उनकी जर्नी के हवाले से, सक्सेस जर्नी के हवाले से, तो आप बिल्कुल कीजिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं। सारे नंबर्स हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। उसी के साथ ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप लोगों से जो सवाल किया था ना कि भाई माँ बाप का क्या रिएक्शन था, क्योंकि उन लोगों का भी कोई समझ नहीं आ रहा था, अच्छा अब तुम वीडियोज़ बनाओगे, अब ये करोगे, कोई काम ही कर लो, इस तरह का रिएक्शन होता है स्पेसिफिकली ब्राउन पेरेंट्स को। जुनीद, आपके पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन? अच्छा, मेरी जो सबसे पहली वीडियो थी ना उसमें मैं लड़की बना था। अच्छा, ठीक है, वो 2012 में आई थी। तो अच्छा, वो उस वक्त ना कोई भी नहीं बना रहा था वीडियो, तो ये ट्रेंड पाकिस्तान में था ही नहीं। तो हमने सोचा यार इसको करते हैं। तो मेरे बाल वैसे ही कम हो रहे थे, तो मेरी दोस्त ने बोला था कि अच्छा, हम सब छुप के कर रहे थे, तो दोस्त ने बोला मैं अम्मी की चादर छुपा के ले आऊँगा, छत पे हम बनाएंगे, विग तुमने लेकर आनी है। तो विग लेने मैं गया बोरी बाज़ार। तो बोरी बाज़ार में गया, मैंने यार मुझे एक विग दिखाना, तो वो मर्दों की दिखा रहा था। तो मैंने कहा नहीं ये वाली नहीं, वो तो कह रहे ओह तो मैंने बोला नहीं वो मैं एक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैंने बोला मैं एक्टर हूँ। कह रहे हाँ वो भी एक्टर ही होता है। तो खैर मैंने उससे ली, फिर हमने चुपके से बनाई वीडियो, तो वो किसी को पता नहीं चला। मगर ये कि जब वक्त के साथ साथ जब वो नाम बढ़ता गया तो फिर उन तक भी बात पहुंच गई। फिर अम्मी अब्बू भी जब फेसबुक पे आ गए, तो ये भी बड़ा मसला है ना, पहले अम्मी अब्बू थे नहीं, अब वो भी आ गए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लॉन्ग हेयर डोंट केयर हैशटैग, ठीक है ना। तो उनको फिर रिश्तेदारों ने बताया, कह रहे ये तो आपका बेटा ये कर रहा है।
तो और जब कहीं रिश्तेदार से पता चलता है ना तो आग लग जाती है सारे पेरेंट्स को, तुम्हें पता है मुझे किसने बताया। मैं तो ब्लॉक करके रखता हूँ, रिश्तेदार चाहिए ही नहीं भाई फेसबुक पे। तो खैर उन तक वो बात पहुंच गई, खैर वो दे वर हैप्पी कि अच्छा तुम्हें लोग जानते हैं, लोग फिर जब मैं फिर अम्मी के साथ कहीं जाता हूँ शॉपिंग वगैरह पे तो लोग आके मिलते हैं, वो बड़ा खुश होती है कि खिंचाओ सेल्फियाँ खिंचाओ, वही कर रही होती है मुझे। तो ये कि इट्स फाइन नाउ। हाँ अभी तो देखिए ऑब्वियसली अभी ठीक है, लेकिन शुरू में जो है ना ये इस तरह जरूर हुआ होगा कि तुम ये कर रहे हो, अब हम कैसे बताएंगे तुम्हारी फुप्पो को कि ये हो रहा है, हमारा बेटा ये कर रहा है। मेरे मामले में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स बड़े इंडिपेंडेंट थे, वो कहते बस जो भी करो हमारा नाम खराब नहीं करना बस, बाकी ये कि यू फ्री, माशाल्लाह देन ऑल इज वेल देन। अच्छा जी, ऐसे ना आप बताएं कि जब आपके जैसे आपने अपने घर वालों को रिवील किया था कि यू नो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट रिपोर्टिंग, तो उनका क्या किस तरीके का रिएक्शन था? असल में आइडिया तो उन्हें था कि मैं क्या कर रहा हूँ, और माशाल्लाह कोऑपरेटिव हैं, कभी रोकते नहीं हैं, और बल्कि मुझ पे ही छोड़ देते हैं कि भाई देखो जो करना चाहो बस ये ख्याल रख के करना कि वो तुम्हारा ही करियर है और चीज़ों को ज़रा सोच समझ के लेके चलना। लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि जिस वक्त मैंने शुरू किया, क्योंकि आपको पता है कि एकदम हमारे यहाँ एक जो रिवायती सोच है वो ये है कि जिस चीज़ से पैसा आ रहा है ख़ासतौर पर लड़कों के लिए तो बस वही चीज़ ठीक है। तो अब इसमें होता ये है कि जो लोग नए नए व्लॉगर्स बनते हैं या यूट्यूब की तरफ आते हैं या इवन रिपोर्टिंग वगैरह की तरफ भी आते हैं तो एकदम से पैसा आना शुरू नहीं होता, बल्कि आपको फ्री में भी काम करना पड़ता है। उसमें आपके रिसोर्सेज लग रहे होते हैं, आपको डेफिनेटली एक कैमरा चाहिए अगर आप बाहर कोई चीज़ रिकॉर्ड करने के लिए निकल रहे हैं, आपको उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, समटाइम्स आपको एक अलग से कैमरामैन भी जो है वो चाहिए होता है, समटाइम्स आपको एक एडिटर भी चाहिए। तो वो रिसोर्सेज आपके उसमें मुख्तलिफ इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन इन कैश आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही। तो ये ज़रूर था, शुरू में बोलते थे यार तुम ये कर तो रहे हो लेकिन इसके पैसे वैसे तो तुम्हें मिल नहीं रहे, तो क्या मतलब मिल रहा है, तुम वक्त तो ज़ाया नहीं कर रहे अपना ये वो। लेकिन ये भी था कि वो मतलब समझते थे इस मामले को कि आज अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आज बेशक आपको हो सकता है पैसे ना मिल रहे हो, लेकिन आगे जाके एक वक्त ऐसा आएगा कि आप उसी को अपना ब्रेड एंड बटर भी बना रहे होंगे। तो बिल्कुल ऐसा है, और मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को ऐसा होना चाहिए, समझना चाहिए। ख़वातीन के मामले में अभी भी पेरेंट्स को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमारे यहाँ कम है, जो कि होनी चाहिए, और उन्हें समझना चाहिए कि बाज़ औक़ात चीज़ें क्लैरिटी के साथ नज़र नहीं आ रही होती और हर चीज़ में वक्त लगता है, तो आपका भरोसा हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। एंड ऑन दैट नोट हमारे पास है एक कॉल, देखते हैं कि हमें किसने ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? मैं कराची से बोल रहा हूँ, काशिफ। जी काशिफ साहब, आपने आज नाश्ता नहीं किया? नहीं, मैंने नाश्ता तो कर लिया, मैं अभी उठा हूँ सो के आपका प्रोग्राम ट्यून कर रहा था तो बड़ा अच्छा टॉपिक नजर आया मुझे जी, तो दैट्स व्हाई जी। पहले तो मैं आपको मुबारक देना चाहता हूँ आपकी न्यू लाइफ की, और दूसरी बात ये जुनैद से मुझे बात करा दीजिए। जी बिल्कुल। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। जुनैद कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? हाँ फाइन। जस्ट आपकी वीडियोस तो हम देखी है मैंने, काफ़ी सी अच्छी सी लगती हैं, मतलब देखने में भी अच्छी लगती हैं, और आप जो बोलते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये पूछना था कि मैं अगर मैंने कुछ वीडियोस अपने फ्रेंड के साथ बनाई हैं, तो अगर मैं उसको ज़रूरी कि यूट्यूब पे ही करूँ, मैं उसको फेसबुक के थ्रू या उसके ज़रिए नहीं कर सकता? अच्छा, दोनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। अच्छा जुनैद, हम आपसे जो है जवाब लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑन एयर आप जवाब दें, और जनरलाइज हेल्प देंगे ना तो आप काफ़ी सारे लोगों को हेल्प कर सकेंगे। किस किस्म का मीडियम आपको सिलेक्ट करना चाहिए? बेसिकली आपका सवाल ये है कि अगर मैं कोई वीडियोस बनाना चाहती हूँ, कुछ बनाना चाहती हूँ, किस किस्म का मीडियम सिलेक्ट करना चाहिए? बिल्कुल आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जी देखिए, दोनों मीडियम जो हैं बेसिकली यूट्यूब इज़ मोर पीपल ओरिएंटेड, सॉरी फेसबुक इज़ मोर पीपल ओरिएंटेड, और यूट्यूब इज़ ओनली कंटेंट। ठीक है, अब यूट्यूब पे पहले ही करोड़ों की तादाद में चैनल मौजूद हैं, तो आप इस तरह हाईलाइट नहीं होते, तो आपको साइमल्टेनियसली दोनों प्लेटफॉर्म पे चलना पड़ेगा, और अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनको शेयर करेंगे आप, वो अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करेंगे, फिर वहाँ आपकी वीडियोस पे जो है आप बेसिकली मेंशन करेंगे कि ये मेरा चैनल है यूट्यूब पे, यहाँ पे सब्सक्राइब करो। आपको ऑडियंस वहाँ से मतलब कांटा डालना होगा, फिशिंग करनी होती है आपको। फिर वहां से जो है इस तरह जनरेट होता है। अगर आप इस डायरेक्ट यूट्यूब पे चले जाएंगे, आपके लिए पेनिट्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। उसी के साथ हमारे पास एक और कॉल है, और हुनैना ने हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम हुनैना, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गुड गुड। हुनैना को तो आप लोग जानती हैं, हमारे शो पर भी आ चुके हैं। हुनैना, आज तो आपके फील्ड से लोग आए हुए हैं हमारे पास, कैसा लग रहा है देख के? तभी मैंने कॉल किया, इवन मैं अभी एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आई हूँ जस्ट टू कॉल हिम एंड टॉक टू जुनैद। बिल्कुल, बात कीजिए। आई एम अ बिग फैन ऑफ जुनैद। थैंक यू हुनैना। थैंक यू सो मच सर। मैं खुद भी अभी मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, एंड मैं खुद भी ब्लॉगर हूँ, एंड मेरी इंस्पिरेशन आपसे ही है, एंड इरफान एज वेल।
इरफान जुनैद जो बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। थैंक यू, गुड लक। और हुनैना हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और बड़ी हम्बल हो रही। मैंने अभी स्टार्ट किया, हुनैना की अच्छी खासी फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पे, अपना ब्रांड भी वो बना चुकी है। लेकिन ये और दूसरी काबिल जिक्र बात ये, वो अभी एग्जाम देकर बाहर निकली हैं और उन्होंने पहले ही जो है ना उनको कॉल मिलाई है। तो आप इंपॉर्टेंस देखें जरा, मतलब एक एग्जाम और एक जुनैद अकरम नहीं। और मुझे हुनैना की भी जो जर्नी है ना बड़ी इंस्पिरेशन लगती है, बिकॉज शी इज़ वर्किंग एज अ स्टूडेंट एज वेल। तो शी इज़ अ स्टूडेंट एज वेल, अपना ब्रांड भी कर रही हैं और उन्होंने सोशल मीडिया से ही स्टार्ट करा है। तो यही जब हमने थोड़े टाइम पहले भी जब शो किया तो हम ये बताए थे लोगों को कि सही डायरेक्शन अगर मिल जाए ना आपको, और आपको फोटो पता चल जाए, तो आप घर बैठे कितनी चीज़ें कर सकते हैं। एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सोशल मीडिया सबका प्लेटफॉर्म है। आपने देखा होगा अभी 2 हफ्ते पहले एक रिपोर्ट आई थी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अर्निंग जो यूट्यूबर है वो 7 साल का बच्चा है। $22 मिलियन उसने कमाया। वो सिर्फ टॉयज रिव्यू करता है, ठीक है। तो अब एज लिमिट भी नहीं रही कि भाई डिग्री होगी तो काम पे जाना है। लोग पढ़ाई के साथ साथ अपना मेकअप ब्लॉग भी चला रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल फैशन ब्लॉग भी चला रहे हैं, फूड क्रिटिक्स भी हैं। तो अब ये कि इसमें इतनी ज़बरदस्त इंडिपेंडेंस ये है कि एक तो इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ठीक है, एंड वेरी गुड, वेरी वेल रिवॉर्डिंग भी है अगर आप सही से इसको प्लान करें। अच्छा, एक सवाल मेरे ज़हन में, आप अपनी पर्सनालिटी को एक ब्रांड बना रहे हैं। मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा था, क्योंकि अक्सर वो यूट्यूबर से पूछ रहे होते हैं, खास तौर पे जब जुनैद भाई जैसे लोगों को वो देख रहे होते हैं जिनकी एक रीच है, एक फॉलोइंग है, और अब तो बल्कि ब्रांड इंडोर्समेंट्स के भी लिए लोग इनको इनवाइट कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें। तो यूट्यूब ने अपनी अपडेट की है, उस अपडेट की वजह से उसने कहा है कि वॉच टाइम जो है अब आपका ज़्यादा होगा या सब्सक्राइबर्स आपके इतनी तादाद में होंगे तो जब भी आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। अब ज़्यादातर जो हमारे यहाँ नए नए यूट्यूबर्स आते हैं, ना तो उनके पास सब्सक्राइबर्स होते हैं, ना उनका वॉच टाइम इतना ज़्यादा होता है, ना इतनी रीच मिल रही होती है, लेकिन उन्हें यह है कि यार मैंने पैसे कमाने हैं, तो अब वो क्या करे? मतलब इसके देखिए वही जैसे मैंने कहा, देखिए देयर वाज अ पॉइंट कि मैंने अपना पेज बनाया था, उस पर 0 लाइक्स थे। पहला मेरा ही था, दूसरा अम्मी का था, ठीक है ना। तो स्टार्ट तो ऐसे ही लेना पड़ता है। इसी तरह यूट्यूब में भी मैंने जब स्टार्ट किया तो 0 था, 0 से ही स्टार्ट लिया। ये आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है। अगर ये सोच के बैठ जाना कि भाई मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है या फॉलोअर नहीं तो मैं कर नहीं सकता, तो ऐसे तो नहीं होता। पहली स्टेज है कि आपने अपना काम करना है। आपका काम अच्छा है तो लोग खुद ही जमा हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसकी हमेशा मिसाल देता हूँ। बिलाल खान इतने मशहूर सिंगर हैं पाकिस्तान के, मुझे अच्छी तरह याद है 2009-2010 की बात है। वो वायरल किस तरह हुए थे, लम्स यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते थे। लम्स की एक पजामा नाइट होती है, पता नहीं, जिसमें सब अपने पीजेज में बाहर होते पूरी रात गाने वाने गा रहे होते हैं। अच्छा, जैसे लम्स का कल्चर ही ये होता है कि वहाँ पे एक जगह खोखा, वहाँ पे बैठ के बस सब जैमिंग वगैरह कर रहे होते हैं, और अगर कोई क्लिक कर जाते हैं ना तो बड़ी सपोर्टिव कम्युनिटी सब आ जाते हैं वीडियो बनाने। तो बिलाल खान अपना गाना बचाना उस पे ऐसे गा रहे थे, किसी ने पुराने मोबाइल से रिकॉर्ड किया हुआ था, वो यूट्यूब पे गई, वो इतनी वायरल हुई कि फिर बिलाल खान का पूरा करियर हमारे सामने। तो सिर्फ क्लिक करने की बात होती है, मगर आपको यू हैव टू कीप ट्राइंग। तो ये सोच के बैठ जाना कि मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है तो ये तो और एक वीडियो पे तो आपको मिल नहीं सकते सब्सक्राइबर्स। और फिर बात सुबह हम लोग डायरेक्टली यूट्यूब से भी अर्न नहीं कर रहे होते, हम लोग इनडायरेक्टली दूसरे चैनल्स के थ्रू अर्न कर रहे होते हैं। हाँ, रही बात अर्निंग की, तो देखिए जाहिर है यूट्यूब की अपनी कंडीशंस हैं, वो तो आपको फॉलो करनी है। फेसबुक की अपनी कंडीशंस हैं, और अब थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई हैं क्योंकि इतने ज़्यादा लोग यूट्यूब, फेसबुक, इस तरह सोशल मीडिया की तरफ आए। पाकिस्तान में भी देख रहे हैं तो कितने लोग वो होता है इस तरह है कि अब देखिए किसी ने जो है ना एक चैनल बना दिया मॉर्निंग शोज ऑफ पाकिस्तान, उसमें जो है यूसरा के शो की एपिसोड भी डाल दी, फलाने की भी डाल दी, उसकी भी डाल दी। अब वो बैठा अर्न कर रहा है घर पे जस्ट बिकॉज उसने आपके चैनल से उठा ली, आपको उठा ली। तो इन चीज़ों से भी फाइट करने के लिए, क्योंकि हर किसी ने इस तरह भी शुरू कर दी थी, बूट लेगिंग जिसको कहते हैं, तो उसको भी काउंटर करने के लिए। अच्छा, एक और सवाल मेरा भी है ना। अच्छा यार, ये तो मुझे लग रहा है इनको यहाँ बिठाना पड़ेगा। नहीं, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही हैं। असल में मेरे ज़हन में भी कुछ चीज़ें आ रही है ना, और मेरा भी आज पहली दफ़ा इनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ है, तो मैंने सोचा हुआ था कि अगर मेरी कभी इनसे मुलाकात हो तो एक आध चीज़ मैं भी पूछ लूँ। जिन्हें से कैसा लग रहा है 2 लोग आपका इंटरव्यू कर रहे हैं? तो मैंने अक्सर आपकी वीडियोस देखी हैं, अब जैसे रिलेशनशिप गोल्स वाली एक थी, तो अच्छा अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग अगर, क्योंकि मैं भी वीडियोस वगैरह बना रहा होता हूँ, व्लॉग्स बना रहा होता हूँ, तो उसमें ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात अगर हमें कोई धचका लगा होता है, हमारे साथ कोई इस तरह का या ब्रेकअप कह लें उसको, या कुछ इस तरह का कुछ हुआ होता है, तो फिर हम लोग अल्टीमेटली उसकी एक वीडियो बना रहे होते हैं और जो अपने साथ हुआ उसको रिलेट करके दूसरों को समझा रहे होते हैं कि भाई तुम ऐसा नहीं करो या ऐसा कर लो। तो क्या ऐसा मतलब आपकी लाइफ में रहा, उतार चढ़ाव आते रहे जिसकी? देखिए, इंसान के अपने एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ अक्लमंद इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। तो मेरे अपने दोस्तों ने की भी जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो मैं कोई इतना आलिम फाजिल नहीं हूँ,
बस ये कि दुनिया को गौर से देखा है, ज़िंदगी को गौर से देखा है, दोस्तों को ऑब्ज़र्व किया है, दुनिया को ऑब्ज़र्व किया, और ये वही ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि मेरी लर्निंग बनी, जिनको मैं फिर प्रोजेक्ट करता हूँ वीडियोस के थ्रू। तो अगर मैं कोई चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, नॉट नेसेसरीली कि मैं उससे गुजरा हूँ, कुछ चीज़ों में मेरे अपने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो होते हैं जो मैंने खुद ऑब्जर्व किए हैं। तो जैसे जिस वीडियो का आप हवाला दे रहे हैं, रिलेशनशिप ज़ाहिर है वो हर किसी का फोटे रहता है एक एज में, तो किसी के साथ क्या धोखा हुआ या किसने क्या गलती की, या अच्छा सबका बता दिया, अपना नहीं बताया, ये जो है ना वो कहते हैं ना, वो कहानी बता दी, भाई अकल बादाम खाने से नहीं धोखे खानों से आती है। सही बात है, सही बात है। उसी के साथ हमें जाना है एक छोटे से ब्रेक पे, ब्रेक के बाद यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए जियो उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं जियो उठा पाकिस्तान और वी आर इन कॉन्वर्जेशन विद एहसन एंड जुनैद। बड़ी मज़े की बातें चल रही हैं। अगर आपको हमारी कॉन्वर्जेशन का भी हिस्सा बनना है तो हमें कॉल ज़रूर कीजिए। उसी के साथ एहसन, मेरा सवाल ये था अब कि जिस तरह हम लोग कह रहे हैं कि ये जो पॉलिसीज़ के बारे में आप जैसे बात कर रहे थे कि वो स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं, तो उनको किस तरीके से, एक तो एक चीज़ बहुत अच्छी आई कि प्लेजरिज्म उससे काफ़ी कम हो रहा है। अब अगर हम लोग भी इवन ये कि एक किसी का म्यूज़िक भी उठा के लगा देते हैं तो फ़ौरन यूट्यूब से नोटिफिकेशन आती है, विच इज़ अ गुड थिंग, ओरिजिनलिटी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन जो लोग आना चाह रहे हैं स्पीड में, उनके लिए ज़ाहिर है अब हर चीज़ ओरिजिनल बेसिस से प्रोड्यूस करना मुश्किल है। तो हम लोग इन चीज़ों से कैसे जो है ना अब इस तरह एस्केप करें कि अपना काम भी हो जाए और अपनी कंटेंट भी सही तरीके से आ जाए। और बहुत आसान है, कोई इतना, जो लोग थोड़ा बहुत यूट्यूब से फेमिलियर हैं या इवन अगर नया चैनल भी अपना बना रहे हैं और व्लॉगर बनना चाह रहे हैं या वीडियोस वगैरह बना के काम करना चाह रहे हैं, तो यूट्यूब की अपनी एक ऑडियो लाइब्रेरी है। तो आपको इधर उधर म्यूज़िक ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको म्यूज़िक ही चाहिए बैकग्राउंड में लगाने के लिए और आप चाह रहे हैं कि कॉपीराइट नोटिस आपके पास ना आए, तो आप यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी पे जाएँ। यूट्यूब ने एक तो वहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल्स भी डाले हुए हैं, दूसरा उस पर फिर मोनेटाइजेशन का इशू भी नहीं आता, और कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स वाले होते हैं जिसमें आप सिर्फ क्रेडिट देके भी आगे निकल सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत आपको करना होता है। अच्छा, यूट्यूब जहाँ पर आपको अपने ब्रेड एंड बटर पैदा करने के लिए ज़राए दे रहा है, उसी के साथ साथ वो आपको आइडियाज़ भी दे रहा है। कुछ लोग जो हमेशा परेशान रहते हैं, यार मुझे नहीं समझ में आ रहा पैसे कैसे कमाऊं, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं वीडियो एडिट कैसे करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा ओपनिंग कैसे करूं, एंडिंग कैसे करूं, तो इन सब का हल भी यूट्यूब पे मौजूद है। आप यूट्यूब के सर्च बार पे सिर्फ जाके लिखें तो सही आपकी क्वेरी क्या है। इवन अगर आपको ऑमलेट बनाना नहीं आ रहा, आप यूट्यूब पे जाके लिखें हाउ टू मेक इट ऑमलेट, तो ये हर चीज़ का सवाल यूट्यूब पे खुद मौजूद है। और दुनिया का दूसरा, गूगल के बाद दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है, तो लोग जाएं, उनको उनके जवाब वहाँ पर भी मिल सकते हैं आराम से। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये जो कर रहा होता है ना काम, उसी को पता होती हैं, और जो हमारी मैसेज होती है उनको बिल्कुल भी इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता। और जो शुरू में जैसे जो बच्चे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि किस तरह स्टार्ट करें, क्या करें। जुनैद, आपने ब्रेक में हम लोग जैसे बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि आपकी इंटरेक्शन जो है वो यंग ऑडियंस से काफ़ी होती है, स्पेसिफिकली आई थिंक टीनेजर्स ज़्यादा होते होंगे और यूनिवर्सिटी गोइंग लोग ज़्यादा होते होंगे, तो दीगर किस्म के वो मसाइल डिस्कस कर रहे होते हैं। वहाँ पर ना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जब आप उन्हें गाइड करें कि सही किस्म से गाइड करें। आजकल तो आपको पता ही है कि कितने ज़रा सा कुछ हो जाए और किसी ने बोल दिया ना कि अच्छा भाई मेरे तो फलाने दोस्त ने अटैम्प्ट कर लिया था कि ये चीज़ कर ले, और उसके किसी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है, भाई जुनैद अकरम ने कहा था, वो पूरा एक स्कैंडल बन जाए। और आप ऐसे स्कैंडल्स के जो है वो रहे हैं, हाईलाइटेड रहे थोड़े टाइम में पहले, तो उसको कैसे डील करते हैं? क्योंकि बड़ा दिल चाहिए होता है पत्थर वाला कि कुछ हो जाए उसको डील भी करें और फिर उसके बाद रुके नहीं, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें। वो इट्स पार्ट ऑफ इट कम्स विद फेम, जहाँ पे आपके इतने लाखों फॉलोअर्स होते हैं, ज़ाहिर है फिर आपके लोग होते हैं जो कि आपके अगेंस्ट भी होते हैं। जिम्मेदारी ज़ाहिर है बहुत है। मुझसे अक्सर जैसे स्टूडेंट्स पूछते हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया बच्चे बड़े वल्नरेबल स्टेट में होते हैं कि वो उनको खुद नहीं गाइडेंस होती, मुझसे पूछते हैं कि मैं सीए कर लूँ या एसीसीए कर लूँ। अब मुझे दोनों का नहीं पता, अब मैं लूजली बोल दूँ कि भाई तुम ये कर लो, अब उसकी लाइफ कुछ गलत हो जाए उसकी लाइफ किस उसमें निकल जाए, किस सिम्त में निकल जाए, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं हमेशा यही गाइड करता हूँ उनको कि भाई आप अपने यूनिवर्सिटी के काउंसलर या कोई पेयर्स होंगे आपके, या सीनियर्स होंगे, टीचर्स होंगे, आप उनसे मशवरा करें, उनसे बात करें। मैं इतना बता सकता हूँ कि हाँ ये बड़ी फ्रूटफुल डिग्री है, मगर सर्टिफिकेशन है, मगर ये अच्छी कौन सी है या दुबई में किसकी नौकरियां ज़्यादा हैं ये मैं नहीं बता। ये चीज़ें आपको खुद सर्च करनी होंगी। हमारे यहाँ लोग ना खुद सर्च नहीं करते, हर चीज़ दूसरे पर डाल रहे होते हैं
कि भाई ये ढूंढ के दे दें, वो ढूंढ के, वही गूगल जो मेरे घर में चल रहा है वही आपके घर पे भी चल रहा है, लेकिन लोग जो है ना इनिशिएटिव नहीं लेते। बिल्कुल बिल्कुल। ये थोड़ा अच्छा, एक बड़े मज़े का किस्सा है नाउ तो माशाल्लाह, लाइक यू मेंशन कि यू आर हैप्पीली मैरिड, लेकिन जब आपकी शादी होने वाली थी या आप लड़की ढूंढ रहे थे तो एक रिश्ता रिजेक्ट हुआ था आपकी वीडियो में। भाई वो कौन सी वीडियो, आज हमें बता दे कौन सी रिश्ता आंटी थी जिन्होंने इतना बड़ा स्कैंडल आपके अगेंस्ट किया था? वो हुआ ये था, जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरी पहली वीडियो थी, इसमें मैं लड़की बना हुआ था। ठीक है, वो वीडियो लगता है बहुत भारी वीडियो। हाँ, तो खैर वो थी, इंटरनेट पे थी। फिर वो कोई रिश्ते का सिलसिला चल रहा था, मैं यहाँ रहता नहीं था, अम्मी को बड़ा शौक था कि जी हमने करना है, तो मामू के कोई जानने वाले, फिर वो मिले भी, ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हुई कि भाई ये नाम है लड़के का, ये करता है। और आज का तो वैसे पता है हर लड़की जब रिश्ता ये हो रहा होता है ना कि हो रहा है या फलाना नाम है, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है फेसबुक पे देखो म्यूचुअल्स कौन है। हाँ, लिंक्डइन पे है, क्या काम करता है, क्या नौकरी, तो वो अंकल ने इत्तेफाक से मेरा नाम ऐसी गूगल पे डाल दिया, तो मेरी वो वीडियोस निकला से मैं लड़की बना हूँ। तो उन्होंने सोचा यार मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ करने, अब ज़ाहिर हर किसी को नहीं अंडरस्टैंड करता ना ये चीज़ें, ये तो दुपट्टा पहन के खड़ा, ये तो नॉन सीरियस सा बच्चा है और ये वो, तो उन्होंने वही दिखा। अच्छा, मेरे मामू को पता भी नहीं था कि मैं ये कर रहा हूँ, बिल्कुल शुरू की बात थी, तो उन्होंने बोला हाँ ये है तो मेरा भांजा, लेकिन वो ऑकवर्ड सिचुएशन में हो गए, तो वो फिर बात वहीं रफा दफा हो गई। मगर ये कि बस जो किस्मत में होता है, एब्सोल्युटली, एंड एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। और काफी बार फनी स्टोरी दो, बिल्कुल इट्स अ फनी स्टोरी। और काफी बार ऐसी चीजें होती हैं कि जो आपके साथ हो जाती है तो उस तक आप कह रहे होते हैं अच्छा ये कैसे हुआ है, एंड बाद में आप सोचते हैं कि अच्छा नहीं कोई बेहतरी ही थी इसके अंदर। बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपसे ये भी पूछा था कि आप क्या मोटिवेशनल टॉक्स दे रहे हैं, एंड लाइक यू कैन रिलेट टू पीपल ऑन अ पर्सनल लेवल, और आप जिस तरह की बात करते हैं फिर बंदा भी कनेक्ट करता है, तो किस किस्म के जनरली अगर मैं आपसे पूछूं मसाइल आपको हमारी यूथ में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स को भी नहीं पता होता, जो टीनेजर्स जिस तरह के वो मसाइल से गुजर रहे होते हैं ना, क्योंकि पेरेंट्स इतने कनेक्टेड नहीं होते जितने आप कनेक्टेड हैं, तो आपको क्या लगता है? इसी में एक चीज़ ये भी शामिल कर लें, ये रिस्पॉन्ड कर कि आजकल जो यूथ को देखा गया बहुत जल्दी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो जाता है, मतलब जरा सा कुछ हो गया तो भाई वो डिप्रेशन में चले गए, और फिर बता भी रहे हैं हम डिप्रेशन में चले गए। एक और मसला है कि हम लोग साइकोलॉजिकल टर्म्स ये जो होती है ना, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये सारी चीजें हम इतना जनरलाइज करके बोलते हैं, बहुत लूजली थ्रो कर रहे होते हैं। ये भी अगर आप थोड़ी देर के लिए सैड हैं तो वो कहते हैं हम मैं डिप्रेशन में हूँ। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, सैडनेस एक अलग चीज़ होती है। देखें, जो मेरी नज़र में, एक तो ये जैसे ऐसा ने सवाल किया कि बच्चे डिप्रेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये जनरेशन जो है ये सोशल मीडिया की जनरेशन है। सोशल मीडिया पे क्या होता है, आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है। यहाँ आपने तस्वीर डाली, ये 50 लाइक्स आ गए, ठीक है, आपका दिल खुश हो गया। मगर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में आपने रोज सुबह दफ्तर आना है, रोज आना है, बॉस ने गालियां भी देनी है, ईमेल्स भी भरी होगी, क्लाइंट ने भी आपको सुनानी है, वो बोलता है यार ये तो मुझे कोई पसंद ही नहीं कर रहा। इस पे भी आपकी वीडियो है, मुझे याद है। तो वो परप्लेक्स्ड हो जाता है बच्चा कि यार मेरी वो लाइफ एक अलग थी जो मैं कर रहा था, यहाँ पे कुछ और है। दूसरा जो है ये कि पेरेंट्स जो हैं, हमारे ज़माने में हमसे शायद बात कर लिया करते थे, अब जो है पेरेंट्स खुद अपने फ़ोन्स में हैं। बच्चा जहाँ रोता है ये लो आईपैड, ये लो आईफोन, अब बच्चा उस पर क्या एक्सेस कर रहा है कुछ नहीं पता। तीसरी चीज़, बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं है। मैं हमेशा से ये बोलता हूँ, देखिए दुनिया भर में 16 साल की उम्र से बच्चे जो है ना बर्गर बनाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो किसी सेठ का बेटा हो या कुछ, वो आपको हम्बलनेस सिखाते हैं। हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं हमारा बच्चा नौकरी करेगा या हमारा बच्चा जो है टैक्सी चलाएगा, है हम औलाद का पैसा खाएंगे। हम वो अपनी शान व शौकत में बच्चे जो है ना पिंजरों में रखते हैं 26-26 साल तक के। मैं तो घोड़े कहता हूँ उनको, लड़के भी नहीं कहता। घर पे बैठे हैं, काम नहीं करते, फिर माँ बाप के पैसों से शादी कर लेते हैं, फिर उन शादियाँ हो जाती हैं, उनको समझ नहीं आता घर कैसे चलाना है, बच्चे हो जाते हैं। तो वो इररिस्पॉन्सिबिलिटी की जो एक वेव है ना, वो फिर चलती रहती नस्ल दर नस्ल। मैं यही कहता हूँ कि बच्चों को आप इंडिपेंडेंट करें। उनको जैसे कि मैंने कहा, अब वो भी नहीं है कि घर से निकल के काम करना है, घर बैठ के भी लोग 10 काम कर सकते हैं। इतनी सारे आप कंटेंट बना सकते हैं। DIY के इतने चैनल्स हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के चैनल आप बना सकते हैं। और आजकल तो पता है एक नई चीज़ है, स्लाइम बना ले, हर बच्चा स्लाइम बना ले, इतने लोग स्लाइम बनाते हैं, ठीक है ना। मेकअप व्लॉगिंग का आपने बताया, ठीक है ना। काफ़ी यहाँ पे हैं जो ब्लॉगर्स हैं, लेकिन एक प्रॉपर व्लॉगर हमारे मुल्क में कोई इतना बड़ा नाम नहीं है। हालांकि मेकअप यहाँ पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। वो उसके अपने मसाइल हैं कि भाई लड़की आएगी तो नीचे कमेंट्स आएंगे कि हिजाब नहीं पहना, या ये है तू ऐसी है तू वैसी है, तो लोग उससे भी डरते हैं। तो नेगेटिविटी हमारे यहाँ बहुत है, तो फ्रस्ट्रेशन हर लेवल से है। तो मैं यही कहूँगा यूथ
की जो एक चीज़ है ना, उनके पेरेंट्स उनको एम्पावर्ड नहीं कर रहे, बस ये सारा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, अगर आप दोनों के करियर के हवाले से बात करें ऑन सोशल मीडिया, तो आप लोगों के नज़र में क्या ऐसी चीज़ थी या क्या कौन सी ऐसी वीडियो थी जो आप लोग के लिए टर्निंग पॉइंट बना था? जी एहसन, आपसे बात करते हैं पहले तो। देखिए, टर्निंग पॉइंट तो सबसे पहले वो धक्का बनता है आपको जो कुछ जगहों से आपको मिल रहा होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरा मास्टर्स मैथ्स कम्युनिकेशन में, और जो शख्स भी मैथ्स कम्युनिकेशन में अपना मास्टर्स करके या डिग्री होल्डर होता है, वो बाहर फील्ड में निकलता है तो उसकी ख्वाहिश होती है उसे किसी मीडिया चैनल का हिस्सा बनना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो हमारे जो चैनल्स हैं वहाँ पे इतनी आसानी से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। अगर मैंने सोचा हुआ है कि मैंने टीवी की तरफ जाना है, स्क्रीन फेस बनना है, तो मुझे पता है कि वो मुझे आसानी से नहीं मिलेगा। मैं उसके लिए जितनी कोशिश कर लूँ, इवन समटाइम्स तो एक रिपोर्टर बनना भी मुश्किल हो जाता है। तो जो धक्का आपको मिलता है, वो जो दरवाजे आपके लिए बंद होते हैं, वो समटाइम्स आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी बने, और मजाक में आपने कहा स्टार्ट कैसे हुआ था। मजाक में कज़न्स हमारे घर पे मौजूद थे, एक छोटा सा वो जो पॉइंट एंड शूट डिजिटल कैमरा पहले चलता था, वो मेरे पास मौजूद था। तो मैंने कहा यार ऐसी कमेंट्री करते हैं, क्रिकेट हम लोगों ने खेली है, ज़रा वो रमीज़ राजा बन के था, इनकी कमेंट्री कर लेते हैं। तो मैंने वही उनकी फ़नी सी वो कमेंट्री की कि भाई आपने ऐसी बैटिंग की, आपने बेकार बॉलिंग की और आपकी वजह से हम मैच हार गए। वो फिर हमने टीवी पे लगा के उसको, जो केबल लगा के हम टीवी पे देखते थे कैमरे के साथ, तो वो टीवी पे देखा तो यार ये तो बड़ा अच्छा लगा, सब हंस रहे हैं। हमने कहा ये तो बड़ा मजे का है। तो ये स्टार्ट बेसिकली वहीं से हुआ, घर से ही वो स्टार्ट हुआ उस माहौल में। फिर आहिस्ता आहिस्ता निकलते बाहर कोई इंसिडेंट हुआ, उसको रिपोर्ट कर दिया। फिर सोशल मीडिया की तरफ थोड़ा सा आ गया, फेसबुक वीडियोस का दौर आया। उस वक्त भी लाइव वीडियोस नहीं हो रही थी, फिर लाइव वीडियोस ने आके दुनिया ही चेंज कर दी, फेसबुक लाइव का जो फीचर आया। हाँ, वैसे इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि ना पाइल अप करी होती हैं, और फिर एक आपका एंड प्रोडक्ट आता है। जुनेद, सो सॉरी कि मेरे पास टाइम इतना नहीं है, तो मैं चाहूँगी कि लेकिन आप यूथ के लिए कोई स्पेसिफिकली, क्योंकि हमने इतने उनके मसाइल के बारे में बात की, तो एक मैसेज ऐसा दे दें जो कि उनको हेल्प कर सके, बूस्ट कर सके, और आगे जो ज़िंदगी को कैसे हैंडल करने, कैसे टैकल करना। बस मैं यही कहना चाहूँगा, हमेशा मैं यूथ को ये कहता हूँ कि सब्र करना सीखें। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, जैसा कि मैंने बताया आजकल के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के दौर में बड़ा मुश्किल है, मगर ये कि रियल लाइफ में जो वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर है उसमें टाइम लगता है हर चीज़ पे, तो वक्त दें। एडिसन को 800 ट्राई लगी थी, उसके बाद बल्ब बना था। आप दूसरी ट्राई पे बैठ जाए तो यार शायद अल्लाह को कबूल नहीं है या मेरी किस्मत में नहीं है। बहुत जल्दी डिप्रेस ना हो, बहुत जल्दी हार ना माने। कीप ट्राइंग, बिकॉज ट्राइंग एंड फेलिंग इज़ बेटर देन फेलिंग टू ट्राई। तो पहले से ही बैठ के ना सोचे कि नहीं मैं ही नहीं कर सकता, ट्राई करो। व्हेन यू ट्राइंग समथिंग, आपके ऑड्स 50-50 हो जाते हैं। जब आप ट्राई नहीं करें तो वो 100% जीरो होता है। बिल्कुल, तो कोशिश जरूर जारी रखें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। यहाँ पे हमारे शो का टाइम जो वो ख़त्म हो गया है, तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे शो पर आने का। आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस जो है, दे हैव लर्न समथिंग न्यू आप लोगों के आने से, और हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा, जैसे कि यूट्यूब पॉलिसीज़, ये सब मुझे नहीं पता थी। एंड बोथ ऑफ योर जर्नीज आर वेरी वेरी इंस्पायरिंग। अल्लाह ताला आपको और भी कामयाबी दे, और फिर हमें भी मौका दे कि हम दोबारा आपको शो पर बुलाएं और आप लोगों से और डिस्कशन करें। तो वेरी गुड, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू गाइस। उसी के साथ हमें किचन की तरफ चलना है और देखना है कि शाकरा ने क्या प्रेजेंटेशन की है वेरी क्विकली। जी शाकरा। हाँ युसरा, यहाँ पर सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, सिर्फ एक लास्ट पराठा रह गया था, वो डन हो रहा है। और उसी के साथ हमारा पराठा और कबाब, आलू चिकन के कबाब थे, वो भी डन है, और बर्फ़ी भी। लेकिन उसको मैंने सेटल डाउन होने के लिए रखा है। आप देख रहे होंगे उसको किस तरह से हमने बटर पेपर है या कोई भी आपके पास जो पेपर होता है, खाकी पेपर भी कहलाता है, उस पर रख के उसको सेटल डाउन होने दीजिएगा एटलीस्ट 4 आवर्स। उसके बाद आप उसको निकाल के पीसीस कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत सॉफ्ट होती है। तो खाने में जब मज़ा आएगा आपको, अगर मैं ऐसे निकाल दूंगी तो वो ज़ाहिर टूट जाएगी। सही, इस वजह से। उसी के साथ हमारी तरफ से बहुत माज़रत कि आपको जो है ना बर्थडे के दिन हम जो है ना पराठे आपसे पकवा रहे हैं। एंड वंस अगेन ये मैं घर में भी करूँगी, बर्थडे वाले दिन भी मैं ये घर में भी कर रही हूँगी, इसलिए कोई आप इसकी यूज़ नहीं कीजिए, ये मेरा काम है। इसलिए थैंक यू सो मच। नहीं, अगर मुझे पहले से पता होता ना तो आई प्रॉमिस कि मैं वहाँ खड़ी होके मैं नूडल्स बनाना सिखा देती, लेकिन मैं ही करती। बड़ा मज़ा आ रहा था। जुनेद साहब, हसन और सब इतनी ज़बरदस्त बातें, और इतने अच्छे लोगों से आज बर्थडे वाले दिन मेरी मुलाकात हो गई है, तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट है। एंड थैंक यू सो मच GTV और आपका यूसरा और मेरी पूरी टीम का, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा विश किया। मैं सुबह सुबह आई हूँ, सबने विश किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच। और हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। उसी के साथ हमारे शो का टाइम हो गया है ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त। उम्मीद है कि आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। डू लेट अस नो कि किस तरीके से हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास फेसबुक पेज भी है, जी उठा पाकिस्तान के नाम से। तो हमें जो है वो लाइक भी करें, और अपना जो भी फीडबैक है वो वहाँ पे भी हमें दे सकते हैं, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं। और जितनी बेहतर आप हमें अपनी फीडबैक देंगे, उतनी बेहतर ट्रांसलेशन हम जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अपना रखिए बहुत बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़।